नमस्कार मित्रों। आज का वीडियो काफ़ी लंबा जा सकता है क्योंकि आज हम चर्चा में लाए हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा जारी किया हुआ एनुअल रिपोर्ट वार्षिक प्रतिवेदन 2024-25। तो तो ये एक ऐसा प्रतिवेदन होता है, एनुअल रिपोर्ट, जिसमें हम पूर्व के वीडियो में यदि किसी स्कीम को, किसी इंस्टीट्यूशन को यदि हम चूक भी गए होंगे, मिस की कर दिए होंगे, तो वो इसमें इसका इंक्लूजन मिल जाएगा। लगभग 285 पृष्ठ का है ये वार्षिक प्रतिवेदन, एनुअल रिपोर्ट, जो कंपटीशन के लिए बिल्कुल सार तत्व है, निचोड़ है ये, यानी जिस्ट है, जिसको यदि अपने किसी भी प्रकार से स्किल से, कंपटीशन से रिलेटेड, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की चाहे स्टेट गवर्नमेंट में अपनी सफलता अर्जित करनी हो, अच्छे अंक अर्जित करनी हो, तो सिर्फ यही वीडियो को भी बस देख ले, या फिर वो वार्षिक रिपोर्ट के जो प्रतिवेदन जो जारी हो रहा है 2024-25 का और उसके एक साल पूर्व का, उसको पूर्णतः वो रट ले, तो निश्चित ही उसको सफलता मिलेगी। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि जिस विषय वस्तु पे हम लगभग 20-22 वीडियो बना चुके थे, अब उसको समापन करने का, क्लोजर, एक एक उपसंहार बोलते हैं जैसे निबंध में, कंक्लूड करने का समय आया है। तो हमने वार्षिक प्रतिवेदन को कंक्लूजन में ही क्यों रखा, क्योंकि पूर्व में यदि हम उन स्कीम के बारे में डिस्कशन ना किए होते तो वार्षिक प्रतिवेदन में वो शब्द आपको नए महसूस होते, नए लगते। तो आज चलिए, यदि आपने वीडियो पहले नहीं देखा है तो कृपया उन वीडियो को भी देखिए जो पूर्व में हमने अपलोड किए हैं, ताकि फिर ये आपको स्कीम और स्किल इंडिया मिशन, पूरा इकोसिस्टम आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो बोलिए गणेश भगवान की जय। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं मित्रों। ये मेरा चैनल है इलेक्ट्रा 279। आपके समक्ष हम ले आए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय लिखा है, मोदी साहब है, और लोगो है, देखो, भारत सरकार का। ये बेटियां दिख रही हैं इस पे, कुछ माताएं भी हैं, बहन। ये कुछ कंटेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनुअल रिपोर्ट 2024-25, वार्षिक प्रतिवेदन 2024-25 का। मोदी साहब का संदेश: द स्किल डेवलपमेंट ऑफ न्यू जनरेशन इज अ नेशनल नीड एंड फाउंडेशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। जो नए युवा हैं उनका कौशल विकास राष्ट्रीय मांग है और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए यह नींव साबित होगा। मोदी साहब का कथन है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। पॉइंट टू पॉइंट यदि हम चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड चर्चा करेंगे। इसके एब्रिविएशन को आप देखिए, जो कुछ ऐसे शब्द हैं आपने इनमें से नया सुना होगा, आपको नया मिलेगा। बाकी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आपने पिछले वीडियो में इनको अवश्य सुना होगा या इनका फुल फॉर्म आप याद कर लिए होंगे। एक आध शब्द हो सकता है इसमें कोई नया मिले। हाँ, अब कंटेंट पे हम विशेष ध्यान देंगे कि ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन का जो है वो लगभग 9 पेज तक इसमें इंट्रोडक्शन ही है। फिर दूसरा है मंत्रालय का गठन कब हुआ, तो ये 2 पेजों में कहा गया है, 10 और 11 में मंत्रालय का गठन कब हुआ। हम आपको बता दें, ये वार्षिक प्रतिवेदन का मतलब सिर्फ साल भर का लेखा जोखा का भी नहीं होता। इसका मतलब ये भी होता है कि थोड़ा सा क्या, फुल कंटेंट पर कभी पब्लिकेशन होता है संबंधित टॉपिक पे। जैसे NSDA की बात आएगी
या निमी की बात आएगी तो निमी से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट यहाँ पे अवश्य लिखा होगा पहले। जैसे मान लो कि बात धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के बारे में, उसके अंतर्गत वन धन स्कीम के बारे में, या निस्बड या आई के प्रोग्राम के बारे में हो तो उसका भी कंटेंट लिखा होगा। JSS माने जो भी विषय वस्तु आपके समक्ष आएगी। अब पॉलिसी इंटरवेंशंस बाई MSDE, कौन कौन सी पॉलिसी का निर्माण हुआ, ये पृष्ठ क्रमांक आप देखिए 12 से लेकर के 20 तक, यानी 8 पन्ने का होगा। मेजर इंस्टीट्यूशंस ऑफ मिनिस्ट्री, यानी मंत्रालय के अधीन कौन कौन से संस्थान हैं। बिंदु क्रमांक 4 में ये पृष्ठ क्रमांक 20 से इसके पॉइंट देखिए। 4.1 के ही पार्ट देखेंगे तो 7 तक जाए, 1 के पार्ट है 3 तक, फिर 4.2, इस प्रकार से 48 पेज यानी 28 पन्ने का, और भी आगे है 78, और स्टार्ट हो रहा है ये 20 से, यानी 58 पेज का है संस्थानों के बारे में, 58 पेज। ठीक है। अब स्कीम और इनिशिएटिव पे 78 नंबर पेज से स्टार्ट होगा। तो जितनी प्रकार की स्कीम होती है आपको समक्ष स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसमें से तो जब आप पढ़ना अपन डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो सब आप सुने होंगे इनके बारे में। कुछ अदर स्कीम है वो 152 तक, 152 से लेके 166 तक है। फिर पर्सनल PWD जो होते हैं दिव्यांगजन, उनके लिए क्या इनिशिएटिव प्रारंभ किए गए हैं उन पर डिस्कशन है। कंपटीशन एंड अवार्ड, बिंदु पॉइंट चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 9 कहता है इंटरनेशनल एंगेजमेंट, अर्थात जो इंटरनेशनल B2B या G2G जो MOU हुए हैं वो उनके पेज नंबर है 182 से लेकर 189 तक। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग यूनिट, आपको याद होगा एक नया कमीशन, नया आयोग गठित हुआ था 2021 या 22 में हुआ था, जिसको कहते हैं क्षमता निर्माण आयोग, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग करने का एक आयोग, किसी भी मंत्रालय के अधीन नहीं है वो। जैसे चुनाव आयोग है, नीति आयोग है, जैसे मतलब कंट्रोलर एंड जनरल होते हैं, माने स्वायत्त निकाय के रूप में आयोग है वो, कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम। एक्टिविटी ऑफ, उसी के द्वारा कर्मयोगी का जो मिशन कर्मयोगी, जो भी सरकारी कर्मचारी है ना, आई गोट कर्मयोगी, उससे प्रशिक्षण लेते हैं, वो वही है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के माने आयोग के अंतर्गत ही है वो प्रोग्राम। तो इस प्रकार से 20वां नंबर 235 तक पहुंच गए। तो ये चैप्टर में मैंने तो यदि हम एक एक बिंदु को स्टडी करेंगे, ये देखिए टोटल मैं स्क्रॉल करके आपके समक्ष लाया तो ये टोटल 282 पन्ने का है ये। ठीक है। अब इस 282 पन्ने में यदि हम एक एक पन्ने को भी एक एक मिनट का भी देंगे तो 282 सेकंड, बहुत 2.5 घंटा हो जाएगा, 2.5 या 3 घंटा तक जा सकता है। इसलिए हम इसमें मैंने हाईलाइट कर दिया है जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं। पहला है इंट्रोडक्टरी चैप्टर है एडवांसिंग कन्वर्जेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया स्किलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम। जो उद्यमिता और कौशल से संबंधित जो परिवेश है भारत के, उसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, परिवर्तन क्या हुआ है, और उनका कन्वर्जेंस क्या है, माने उनका केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की सहभागिता कितनी है उसमें। ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर पहला दिया है। तो इन्होंने बताया कुछ स्कीम के बारे में, कुछ ड्राइव के बारे में, तो वो पॉइंट टू पॉइंट हमारे ड्राइव सामने आएंगे। मैंने इस पे हाईलाइट किया था, ये पॉइंट हैं जिन पे मैंने बाद में हाईलाइट किया हूँ, उन पे डिस्कस करेंगे। पहले 1 to 1 देखते हैं। डीपनिंग कन्वर्जेंस अक्रॉस फ्लैगशिप प्रोग्राम, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रोग्राम हैं उनमें सहभागिता की आवश्यकता। स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री पार्टनरशिप एंड इंडस्ट्री ड्राइवन इनिशिएटिव, माने जो उद्योग से संबंधित या उद्योगों के द्वारा चलाए जाने वाले प्रोग्राम को भी उनके लिए स्ट्रैटेजिक पार्टनरिंग बहुत ज़रूरी है, यानी नीतिगत सहभागिता, समझौता। स्ट्रेंथनिंग स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म,
जो संस्थागत यंत्र तंत्र है उन और संस्थागत ढांचा है उनको क्या करना, मजबूत करना, बढ़ावा देना। ये इंट्रोडक्टरी है, जैसा उन पे पॉइंट टू पॉइंट अंदर नहीं जाएंगे हम। प्रमोटिंग इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योरशिप एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट, अर्थात जो समुदाय का शक्तिकरण है और उद्यमिता है, ठीक है, इनको विकास करना, यानी उद्यमिता का विकास करना और समुदाय का उत्थान करना। फिर 1.5 कहता है एक्सपेंडिंग इंडियाज ग्लोबल फुटप्रिंट इन स्किल डेवलपमेंट। सॉरी दोस्तों, एक्सपेंडिंग इंडियाज ग्लोबल फुटप्रिंट इन स्किल डेवलपमेंट, यानी कौशल विकास के क्षेत्र में व्यापक रूप से विश्वव्यापी जो है चरण अपना, मतलब अपना पॉइंट दिखाना, रिजल्ट दिखाना। सेलिब्रेटिंग स्किल डिग्निटी ऑफ लेबर एंड नेशनल प्राइड, तो लेबर का सम्मान, उनकी कौशलता को देशव्यापी स्तर पर लेके जाना। अब इसमें स्केल एंड इम्पैक्ट में क्या है, मिनिस्ट्रीज कंसर्टेड एफर्ट led to significant outcome during the period। 1.63 कैंडिडेट ट्रेंड अंडर पीएम कौशल विकास योजना, यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1.63 कैंडिडेटों को प्रशिक्षण, माने 1.63 करोड़, यानी 1,63,00,000 लोगों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन है। और 5 लाख लोग जन शिक्षण संस्थान में एनरोल्ड हुए हैं और 8.7 लाख लोग नैप्स स्कीम में फैसिलिटेट हुए हैं। ये 2024-25 की बात कह रहा है। 14.4 लाख कैंडिडेट आईटीआई में एनरोल हुए हैं। ये एक वर्ष का आंकड़ा है। ओवर 18 लाख कैंडिडेट ट्रेंड एंड असेस्ड अंडर पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 18 लाख जो आर्टिसंस हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अब हम आते हैं असली डिस्कशन पे। वो तो पहला इंट्रोडक्टरी था, प्रस्तावना था। इसमें जो असली डिस्कशन में पॉइंट नंबर 2 में आते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनिस्ट्री। आपको मालूम होगा कि कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के पहले जब जून में जो मोदी सरकार की गठन होती है मई 2014 में, ठीक है, और उनके दूसरे दिन जो खेल एवं युवा मामले में एक शब्द जोड़ा जाता है कौशल विकास, तो खेल एवं युवा मामले एवं कौशल विकास मंत्रालय भारत सरकार बन जाता है। उस मंत्रालय के अंतर्गत तब तक हमारी आईटीआई ना उस विभाग में आई थी ना उस मंत्रालय में आई थी। तो उस मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग का गठन होता है जिसमें 3 कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं जो विभाग को बनाते हैं, एनएसडीए, एनएसडीसी और एनएसडीएफ, और विभाग का नाम होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। ये देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स एंड स्किल डेवलपमेंट भी कर सकते हो, 31 जुलाई 2014 को, ठीक है। और ये जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर आते आते तक उस मंत्रालय से, युवा एवं खेल मामले के मंत्रालय से एक अलग होकर के एक नया मंत्रालय बनता है जिसकी तारीख होती है 9 नवंबर 2014 को, और हमारा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का गठन होता है। और आपको पता होगा कि अप्रैल 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से डीजीईटी को अलग करके और क्या निकाला जाता है उससे, डीजीटी, और ला करके इस विभाग में मर्ज कर दिया जाता है। ये अभी वही है
यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में। और अप्रैल 2015 को आने के बाद मई 2015 में, ध्यान रखिएगा, मई 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज MSME, इससे 2 संस्थाओं को निकाला जाता है। ठीक है, पहली संस्था का नाम है निस्बत नोएडा में जो है, तो इसको एक साथ निस्बत नोएडा भी कहते हैं। और दूसरी संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप गुवाहाटी। तो ये दोनों संस्थाओं को MSME से निकाल के लाके और मई 2015 को मर्ज कर दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और वहाँ से हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। असली अस्तित्व में हमारा आता है विभाग मंत्रालय 2018 के बाद, जब बहुत सारे संशोधन किए जाते हैं। अब ये तो थी हमारी पुरानी डिस्कशन। अब ये जो इन्होंने टॉपिक बनाया है इस पे क्या है ये भी देखते हैं। कि इन्होंने कहा कि जब मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का गठन होता है उसके बाद क्या परिवर्तन आते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रारंभ किया जाता है। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र आते हैं। जो श्रमिक विद्यापीठ था जिसका नाम बदल के जन शिक्षण संस्थान हो जाता है। मोदी साहब की खासियत है कि हर चीज़ में जन शब्द जरूर रहेगा, जनधन स्कीम की तरह। और डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग के से सिर्फ डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग निकाल के DGT हमारे यहाँ पे मंत्रालय में आ जाता है। निस्बत जो है इनका आगमन होता है IIE गुवाहाटी का होता है। और ऑलरेडी पहले से जो चीफ कंस्टिट्यूएंट है NSDC वो आते हैं। और NSDC जहाँ भी रहेंगे तो साथ में NSDF भी रहेंगे। ठीक है, NSDF सिर्फ ऑपरेशनल पर्पज पे NSDC के साथ में है, लेकिन अंडर कंट्रोल्ड यानी डिसीजन मेकिंग का पावर DGT के अंतर्गत है, ध्यान रखिएगा। और ये NSDF की वेबसाइट आज भी मतलब स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, ठीक है, इसके अंतर्गत इनकी वेबसाइट आज भी है। मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, यानी खेल एवं युवा मामले के अंतर्गत ही इनकी वेबसाइट आज भी चलती है। और एक और है जो NSDC के साथ में आए थे, वो था NSDA। इसका गठन ही ऐसा हुआ था कि ये एजेंसी थी थर्ड पार्टी के रूप में, ये एवेल्युएशन करती थी, रिसर्च वर्क करती थी स्किलिंग को बढ़ाने के लिए। तो NSDA को बदल करके NSQC में मर्ज कर दिया गया, क्योंकि पहले नीति आयोग आए। तो नीति आयोग के सुझाव के बाद देखो NSDA का गठन कब हुआ था, 2013 में, याद रखिएगा। ये पॉइंट हैं कि अभी तो आगे डिस्कशन आएगा कि जो NSDA है उसका गठन हुआ था 2013 में। ठीक है, NSDF का गठन हुआ था 2009 में। और NSDC का गठन कब हुआ था, 2008 में। ये तीनों अलग अलग टाइम के गठित थे, लेकिन तीनों ने मिलकर नया विभाग बनाया, विभाग से मंत्रालय बना दिए। अब बाद में 2018 में NSDA को पहले NSQC में लाया गया, क्वालिफिकेशन कमेटी बनी, और फिर इसमें मर्ज कर किया गया। और बाद में और अमेंडमेंट हुए कि NCVT और NSQC दोनों को मिला करके नया नाम NCVT कर दिया गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने के पहले। तो इस प्रकार से इनका मैं थोड़ा प्रस्तावना के रूप में आपके साथ डिस्कशन किया। अभी इनके बिंदु को आप जो मैंने हाईलाइट किया है बस वही पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। तो जो ये विभागों का आया, तो इसके साथ साथ क्या आए कि नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 का गठित हुआ। इसके पहले अप्रेंटिसशिप एक्ट जो है, अप्रेंटिसशिप एक्ट का भी अमेंडमेंट हुआ 2014 में। और अप्रेंटिसशिप के रूल आया, ध्यान रखना, 2015 में। वो भी कब आया, रूल 2015 को आया। और
इसके आने के बाद चूँकि जो भी स्टाइफंड या सपोर्ट के रूप में प्रेमाइसेस को बेसिक लर्निंग के लिए जो एस्टेब्लिशमेंट है, बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए बीटीपी के लिए नैप्स स्कीम लॉन्च हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि नैप्स स्कीम को लॉन्च करने का मूल कारण था दो चीज़ें थी। पहला अप्रेंटिसशिप स्कीम, जिसमें ये कब लागू हुआ, तो इसमें दिया है नेशनल अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम अगस्त 2016 को स्टार्ट हुआ था, जो 16 तारीख थी, 16 अगस्त 2015 अगस्त के दूसरे दिन, आप ध्यान रखिएगा। तो जो ये नैप्स स्कीम लागू हुई थी तो डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के लिए लागू हुई थी, जो डीजीटी के अंतर्गत सीटीएस का कोर्स के रूप में जाना जाता है। वो सीटीएस स्कीम के अंतर्गत है, डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। और दूसरा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत जो अप्रेंटिसशिप करते हैं उसमें बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए और 1500 रुपया जो है स्टाइफंड के रूप में जो सपोर्ट मिलता है, किन को कौन देते हैं? जो सीएसआर का पैसा देते हैं। कौन देते हैं सीएसआर का पैसा? जो प्राइवेट फर्म है वो जो सब, क्योंकि अप्रेंटिसशिप जो किसके लिए है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो बेसिक ट्रेनिंग जिनको ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिन्होंने ऑलरेडी पहले से कहीं ट्रेनिंग लेके नहीं आए थे, फ्रेशर्स थे, तो जो फ्रेशर्स थे तो उनको, फ्रेशर्स को अप्रेंटिसशिप कराने के लिए, और ख़ासकर प्राइवेट फर्म से जब ट्रेनिंग होती थी तो उनको आईटीआई की तरह एक ट्रेनिंग सिस्टम अंदर खुद भी संचालित करवाना था। तो उसमें जो फंड सपोर्ट है वो नैप्स स्कीम के अंतर्गत थोड़ा सा दिया गया सपोर्ट के रूप में। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो एमएसडीई के द्वारा जारी एनुअल रिपोर्ट में ये फोटो आया, एक आप ये एब्रिविएशन को याद रखिएगा, ग्रह शब्द को मैंने हाईलाइट किया है। ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट है, उसको ग्रह कहते हैं। राष्ट्रपति जी हैं, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान साहब, ये उस टाइम थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट चंद्रशेखर आज़ाद, और ये हमारे सेक्रेटरी साहब थे अतुल तिवारी सर। कौशल भवन है। अब अगला बिंदु आता है 3rd नंबर, पॉलिसी इंटरवेंशन बाय एमएसडीई। क्या क्या पॉलिसी बनते हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण विषय ये जो मैंने हाईलाइट किया है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की जो पॉलिसी बनी थी वो 2015 को बनी थी, 10 साल के लिए थी, 2025 तक के लिए थी। इसका पूरा डिस्कशन एक वीडियो हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्या क्या बिंदु थे उसमें। बस इस रिपोर्ट के माध्यम से ये देखेंगे हम कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी और नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत क्या क्या योजनाएं बहुत अमूलचूल रूप से ऑल इंडिया में रन कर गई। नंबर 1 है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब आप जानते हैं 1.0, 2.0, 3.0 और अभी चल रहा है 4.0। अब इसमें एक और चीज़ कहा गया जो मैं अब भी डिस्कशन किया था, देखो कि 2018 को एनएसडीए सबस्यूम हो गया। एनएसडीए और एनसीबीटी दोनों सबस्यूम होकर के, यानी समाहित होकर के एक नया विभाग बना, एनसीबेट। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि जो सेक्टर स्किल काउंसिल थे, ये आप बिल्कुल गलतफहमी मत रहिएगा कि 2015 या 14 के बाद, ये पहले से 2013 से सेक्टर मेंटर काउंसिल का जब गठन हुआ था तब सेक्टर स्किल काउंसिल थे। बस फ़र्क ये है कि तब लिमिटेड थे सेक्टर स्किल काउंसिल, लेकिन बाद में ऐसा संशोधन हुआ और सेक्टर स्किल काउंसिल का रोल भी बढ़ने लगा, उनकी संख्या भी बढ़ी, और सेक्टर स्किल काउंसिल के द्वारा नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड जारी किया गया। ये बदलाव आए। फिर नैप्स स्कीम के बारे में दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए था ये, यानी आपके काम में सहूलियत देने के लिए, आर्थिक रूप से सपोर्ट करने के लिए।
जब भी नैप्स स्कीम आएगा तो आप बिल्कुल मत समझिएगा कि ये स्टाइफंड में सपोर्ट है सरकार का। आप ये समझिएगा कि जो स्टाइफंड में प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा जो CSR के फंडिंग से जो इन्वेस्टमेंट मतलब जो स्टाइफंड के रूप में पार्टीशन किया जाता है, उसमें 1500 रुपया केंद्र सरकार के द्वारा सपोर्ट और उनको ट्रेनिंग दिए जाने के लिए, बेसिक ट्रेनिंग के लिए पर स्टूडेंट 15 रुपया प्रति घंटे के रेट से मैक्सिमम 7500 का सपोर्ट मिलता है। यानी आप देख लो, यदि मान लो 20 बच्चे होते हैं तो लगभग 1.5 लाख का सपोर्ट मिलता है पर इंस्टीट्यूट को। कहाँ इंस्टीट्यूट बने होंगे? तो इंस्टीट्यूट फैक्ट्री के अंदर बने होंगे, फ्रेशर्स लोगों को सिखा रहे होंगे। ये है नैप्स का चमत्कार। गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर यूनिट इनके लिए नहीं था, क्योंकि उनको तो अनिवार्य था कि आप अपने CSR का यूज करके, जैसे भेल की बात की जाए, रेलवे की बात की जाए, इनमें नैप्स स्कीम नहीं मिलना है, ना इनके फर्म को जाना है। ठीक है, ये सिर्फ प्राइवेट के लिए था। अगला है इसमें क्या होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी में कि सिद्ध पोर्टल लॉन्च किया गया, आप तो जानते ही हैं। रोजगार मेला, कैरियर काउंसिल प्रारंभ हुए। फिर इसमें फोकस किया गया सोशली जो महिला और सोशली जो डिसएडवांटेज है, जिनको सामाजिक रूप से लाभ नहीं मिला है, और मात्र शक्तियों को इसमें समावेश करने का ज़्यादा इनिशिएटिव लेने का ज़्यादा जोर दिया गया। ठीक है, इसमें यह कह रहा है रिव्यू एंड रिवीजन ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी। इसका रिव्यू भी करना है और रिवीजन भी करना है दोबारा। तो 5 साल के बाद ऐसा बिंदु 7.6 में लिखा था पॉलिसी के। तो अभी हम आपको बता दें 2025 की पॉलिसी बन के तैयार हो रही है और ड्राफ्ट में आपके रिव्यू के लिए माई स्कीम्स में रखी हुई है। अगला वीडियो हम लास्ट उस पर भी डिस्कशन कर देंगे। जब तक आगे चलते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इन सबको मिला करके देखो वो बिंदु आ ही गया कि नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप विल बी प्लेस्ड इन पब्लिक डोमेन। तो विल बी प्लेस्ड लिखा है, लेकिन ये 2024 की बात है, अभी 2026 चल रही है। इसके पहले इसके बाद का एनुअल रिपोर्ट नहीं है। तो अभी अभी अक्टूबर 2025 को वो लॉन्च हो चुकी है। कौन? नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2025। और ये लॉन्च होकर के पब्लिक डोमेन में रखी हुई है, माने माई स्कीम्स में, माई इंडिया स्कीम्स में है। और विकसित भारत एट 2047 विजन का उसमें ध्यान रखते हुए नया शानदार बना हुआ है वो। ठीक है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी जब आई तो मिशन भी आया उसका। मिशन का मतलब यह है कि पॉलिसी को रन कराने के लिए मिशन मोड पर कौन कौन जिम्मेदार है। मिशन का मतलब यही समझिएगा। तो उसमें 3 लेयर का उन्होंने बनाया है। संस्थागत जो मतलब बिंदुवार नियम और जिम्मेदारियों को बांटा गया नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन में। सबसे पहले है गवर्निंग काउंसिल, तो जिसमें प्रधानमंत्री मोदी साहब रहते हैं और सभी विभागों के जो इसमें ट्रेनिंग इकोलॉजी में है उनके मंत्री रहते हैं, कैबिनेट स्तर के, राज्य स्तर के भी रहते हैं। दूसरा स्टीयरिंग कमेटी, तो इसमें स्टीयरिंग कमेटी में आप सिर्फ मंत्री साहब रहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के सभी विभागों के बाकी जो और विभाग आए थे उनके सचिव रहते हैं, सेक्रेटरी रहते हैं। और तीसरा होता है इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसी के रूप में, यानी जैसे गवर्निंग काउंसिल, स्टीयरिंग कमेटी, और तीसरा होगा मिशन डायरेक्टरेट। आप ये समझिएगा, वो एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव कमेटी भी है। वो उनका काम है लागू करना, नीति निर्माण करना नहीं है, वो गवर्निंग काउंसिल का, स्टीयरिंग कमेटी का। ठीक है, तो इसमें आप कौन आते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के जो प्रधान सचिव होते हैं, वो उनके द्वारा जॉइंट सेक्रेटरीट और डायरेक्टर जनरल, इनकी एक कमेटी बनी है जिसको कहते हैं मिशन डायरेक्टरेट। ठीक है, और उस मिशन डायरेक्टरेट के अंतर्गत भी 3 पार्टी हैं, एक NSDC है, एक DGT है और एक NCVET है। ये तीनों की जिम्मेदारी है
ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी 2015 को लागू करना मिशन डायरेक्टरेट के अंतर्गत। ठीक है, अब आते हैं, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी स्कीम को लाए गए उसमें सब में एक शब्द बोला गया कि स्किल इंडिया मिशन के तहत ये स्कीम होंगी, जो पॉलिसी के अनुरूप बनाई गई है। पॉलिसी पहले बनी तो उसका नाम है SIM, ध्यान रखिएगा, स्किल इंडिया मिशन। ठीक है, ये स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत लाए गए, बनाए गए। इज दैट क्लियर? अब ये वाले पेज में भी वही स्कीम बार बार फिर से रिपीट होने लगी। तो जो हमने स्किल इंडिया मिशन पे पढ़े थे, जो नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 में पढ़े हैं, वो भी टॉपिक फिर से रिपीट आ रहे हैं। देखिए इसमें ये वाले बिंदु में, इस रिपोर्ट के बिंदु क्रमांक 3 पे ये भी दे रखा है। देखिए कौन कौन महत्वपूर्ण स्कीम थे, तो इसको मैंने खुद हाईलाइट कर दिया है। एक सेकंड में इनको सुनते जाना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, जो RPL और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स इनके द्वारा क्या कराती है, प्रशिक्षण कराती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक योजना का नाम है और प्रशिक्षण की पद्धति है RPL अथवा शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स। अब उनके अंतर्गत कौन कौन से स्कीम्स हैं जो जिनका प्रशिक्षण दिया जाता है, तो वो अलग अलग हमने पढ़ा है। जैसे नव्या गर्ल पढ़ा है, और मतलब जैसे कहना चाहिए जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रीशियन हो गया, ऐसे करके 400 क्या 450 ट्रेड हैं जिनका प्रशिक्षण दिया जाता है। जन शिक्षण संस्थान के द्वारा दिया जाता है। और जन शिक्षण संस्थान में किनको प्रशिक्षण मिलता है, तो आप ये भी जानते हैं कि जो 12वीं तक परीक्षा से पढ़ाई से छोड़े हुए ड्रॉप आउट है, 15 से 45 साल की आयु है, वो ST SC OBC माइनॉरिटी और PWD और जो थर्ड जेंडर होते हैं, है ना, ब्रहण लला, इन लोगों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है इसमें। अभी PM NAPS स्कीम भी लॉन्च हुई है अप्रेंटिसशिप को बढ़ाने के लिए। अब वो क्या है, वही बात मैं अभी डिस्कस किया था कि बेसिक ट्रेनिंग जो दिया जाएगा अथवा ऑन द जॉब ट्रेनिंग दिया जाएगा वर्क प्लेस पे, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग को अभी हटा दिया गया है NAPS स्कीम से, क्योंकि DGT वो जो DST था, डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग जो था ना, उससे हटा, तो इस स्कीम से भी हट गया है वो। फिर CTS की स्कीम तो जानते हैं लॉन्ग टर्म स्कीम है, इसमें भी बहुत संशोधन हुए हैं स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत। तो ये उन्होंने समरी दे रखा है कि 2000 माने दिसंबर 2024 तक 1,60,33,81 लोगों को प्रशिक्षण मिला है। 1,60,00,000 लोगों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से। जन शिक्षण संस्थान के माध्यम से 28,51,573 लोगों को प्रशिक्षण मिला है। और NAPS स्कीम में जो लाभार्थी हैं वो 35,42,442 लोगों को NAPS स्कीम का लाभ प्राप्त हुआ है, अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम का। एक्चुअली ये एस्टेब्लिशमेंट को जाता है पैसा जो प्रशिक्षण देती है प्राइवेट। ITI में देखा जाए तो ITI के माध्यम से जो CTS कोर्स और लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग कोर्स हैं, उसके माध्यम से 79,57,128 लोग 2018 से 2024 के बीच में लाभ प्राप्त किए हैं, जब ये स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन हुए हैं तब से। अब 31 दिसंबर 2022 तक, एक साल बस का आंकड़ा देखा जाए, सिर्फ एक साल का, ये तो था कि पिछले 2018 या 16 से अब 24 तक था। अभी सिर्फ 24 और 25 का देखा जाए, यानी 25 के कुछ महीने घटते हैं ये वित्तीय वर्ष में, क्योंकि ये दिसंबर 24 तक का डाटा देता है। तो इसमें देखा जाए तो 14,884 लोग प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से प्रशिक्षित होते हैं। 289 लोग जन शिक्षण संस्थान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के सेंटर हैं। 14,884 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र की बात नहीं है, सेंटर की बात हो रही। यानी कोई थर्ड माने एक जो पार्टी है, ट्रेनिंग पार्टनर जो है, वो कई सारे सेंटर्स खोलते हैं, तो सेंटरों की संख्या। और टोटल 89 जन शिक्षण संस्थान हैं 289। और NAPS की जो एस्टेब्लिशमेंट है, अभी हम बताए थे कि कितने प्राइवेट फर्म हैं जो शासन से पैसा
सपोर्ट रूप में प्राप्त कर रहे हैं नेप्स स्कीम के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप को बढ़ाने के लिए। तो 48,721 एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड हैं 31 दिसंबर 2024 तक। ये सिर्फ एक साल का नहीं है, 2024 तक का डाटा है। और टोटल ITI की संख्या देखी जाए तो 14,619 है इनके रिकॉर्ड से 2024 का, अभी तो बढ़ गई है। शॉर्ट टर्म कोर्स के अलावा जो लॉन्ग टर्म कोर्स हैं जिन पर क्या क्या प्रभाव लाया गया, तो सेक्टर स्किल काउंसिल के द्वारा नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड बनवाया गया। फिर डिमांड ड्राइवन कोर्स को भी फ्लेक्सी MOU के तहत लॉन्च किया गया। डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग को लॉन्च किया गया जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग से बड़ा रूप में है कि आप कंटिन्यू 6 से 9 महीना तक आपको इंडस्ट्री में प्रशिक्षण मिलेगा। वो भी पहले नेप्स स्कीम में था, नेप्स के साथ में लॉन्च हुआ था, परंतु उसको डीलिंक किया गया 2019 से, मैंने दिसंबर 2018 के बाद 2019 से। और न्यू एज के जो फ्यूचर रेडी कोर्सेस हैं जैसे मैकाट्रॉनिक्स है, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री 4.0 है, मशीन लर्निंग, इनके कोर्स भी लॉन्च किए गए लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग कोर्स में, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है और AI के, साइबर सिक्योरिटी के, मैकाट्रॉनिक्स के, इनके शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स जो है CTS के अंतर्गत लॉन्च किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, CTS का कोर्स का मतलब सिर्फ ITI का 1 वर्ष का कोर्स नहीं है, कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स भी हैं। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो कहना चाहिए कि कंप्यूटर या जो सॉफ्टवेयर, क्लाउड कंप्यूटिंग इनसे रिलेटेड उनके खुद के जो बनाए हुए सर्वर हैं उन सब का उपयोग करने के लिए इसमें MOU साइन हुए हैं। ये ध्यान रखनी है। सिस्को, AW, वो आगे डिस्कशन आएगा हमारा, तो इसको हम आगे और ऐसे बढ़ाते चलेंगे। हाँ, एक चीज़ और देखिएगा कि PP मॉड में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का निर्माण हुआ है मुंबई में और अहमदाबाद में। ठीक है, एक और है जो कानपुर में गवर्नमेंट के द्वारा, 3 है IIS, ध्यान रखिएगा। तो वो तो रन नहीं हो। स्कीम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए MOU और MOC हुए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशंस हुए हैं, जो आगे की वीडियो में आपको मिलेंगे। इज दैट क्लियर? हाँ, अब अग्निवीर के साथ स्कीम के लिए फ्लेक्सी MOU में तैयार हुआ। फ्लेक्सी MOU के बारे में एक सेपरेट वीडियो है। तो फ्लेक्सी MOU का इन्होंने क्या बताया है देखिएगा कि जो इसको मैं भी पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने बताऊंगा कि इंडियन आर्मी के 47 ट्रेड बनाए गए हैं जिनको NTC का प्रमाण पत्र दिया जाता है NCVT से, अग्निवीर स्कीम के अंतर्गत जो प्रशिक्षित होते हैं उनको, ताकि वो अग्निवीर के से 4 साल के अपना सर्विस ड्यूरेशन कंप्लीट करने के बाद इसको स्वरोजगार या उसमें उपयोग कर सकें। तो इंडियन आर्मी के 47 ट्रेड हैं और इंडियन नेवी के जो जल सेना है उसके 29 ट्रेड हैं और इंडियन एयरफोर्स वायुसेना के 2 ट्रेड हैं, जो CTS ट्रेड का उनका नाम दिया गया है फ्लेक्सी MOU के अंतर्गत। अर्थात नेवी में ही वो कोर्स को डिजाइन किया गया है या आर्मी में या डिफेंस में डिजाइन किया गया है, प्रशिक्षण वहीं दिया जाता है उनके प्रशिक्षण सेंटर में और सर्टिफिकेट मिलता है NCVT का। तो इस प्रकार ये कह रहा है कि अग्निवीर कितने एनरोल होते हैं 31/12/2024 तक। तो इंडियन आर्मी में 95,253, इंडियन नेवी में 7,905 और इंडियन एयरफोर्स में 747 जो अग्निवीर हैं उनका इसमें नामांकन होता है अग्निपथ योजना के नाम से। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इसमें, अग्निवीर के बाद अग्निपथ की स्कीम उसमें ये बात कही गई है। ठीक है, अच्छा एक कमेटी भी बनी है। अच्छा, स्किल यूनिवर्सिटी के लिए तो मैं एक शब्द बोलूँगा कि अब उन पे भी शिकंजा कैसे कसा गया है। एक्चुअली यूनिवर्सिटी UGC के पार्ट हैं, परंतु NCVT का भी वहाँ पर फुल मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा जो हायर एजुकेशन में इन्फ्यूशन डाला गया है उसके अनुसार MSD का भी वहाँ पार्टीशन आता है, मतलब पार्टनरशिप आता है। और NCVT के द्वारा वहाँ पर एफिलिएशन के लिए जैसे फ्लेक्सी MOU स्कीम के लिए इंडस्ट्री पार्टनरिंग करना, इनकी रेगुलेटरी टाइम टू टाइम में इनका रिवीजन और रेगुलेटरी की बात कही गई।
अब हम आते हैं कि मेजर इंस्टीट्यूशंस ऑफ मिनिस्ट्री, जो मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन बड़े बड़े माने कहना चाहिए संस्थाएं हैं जो प्रशिक्षण के कार्यक्रम को संचालित करा रही हैं एमएसडीई के अंतर्गत। तो सबसे बड़ी संस्था है डीजीटी, जिसके हम पार्ट हैं। प्राउड प्राउड फील होता है। तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग शब्द की बात आएगी जब भी, वोकेशनल एजुकेशन की बात नहीं है, ध्यान रखिएगा, वोकेशनल एजुकेशन की बात नहीं है, ये वोकेशनल ट्रेनिंग की बात, व्यावसायिक प्रशिक्षण की बात है। तो हमेशा डीजीटी आएंगे। डीजीटी के अंतर्गत भी जब आप आओगे तो सबसे बड़ी संख्याओं में आईटीआई। अब आईटीआई में पढ़ाने वाले इंस्ट्रक्टर को प्रशिक्षण दिए जाने वाले हैं, तो उनके लिए भी अलग से एनएसटीआई। और एनएसटीआई तो हो गई सेंट्रल के द्वारा फंडेड, सेंट्रल के द्वारा मैनेज्ड इंस्टीट्यूशन। उसके अलावा सेम कोर्स को स्टेट भी रन कराते हैं उनके द्वारा, आईटॉट्स के द्वारा। तो ये है महत्वपूर्ण डीजीटी के 3 अंग। ठीक है। अब डीजीटी को सपोर्ट करने के लिए निमी है, सीएसटीआरआई कोलकाता है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं। तो डीजीटी में आप ध्यान रखिएगा कि ये जो शब्द है इसको सुनिएगा कि 16/4 अभी बताए थे हम अप्रैल में, तो 16/4/2015 को जब आदेश जारी हुआ, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में जो आदेश जारी हुआ उसके, यानी केंद्र सरकार के द्वारा जारी आदेश 16/4/2015 का, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा जारी आदेश जो 21/4/2015 का, इन दोनों के आधार पे ये डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग से, डीजीईटी से अलग करते हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग और डिप्टी डायरेक्टर अप्रेंटिसशिप, इन दोनों को, सिर्फ डीजीटी नहीं, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग और डिप्टी डायरेक्टर जनरल जो डीडीजी है अप्रेंटिसशिप का, इन दोनों को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में समावेश कर दिया गया। यानी आप समझेंगे तो 2015 से ये दोनों हिस्से में। डीजीटी के क्या रोल हैं? तो डीजीटी तो सबसे बड़े रोल प्ले करते हैं। सीटीएस, सीआईटीएस, डीएसटी, फ्लैक्सी एमओयू, इन सारे कोर्स को रन कराना, करिकुलम बनाना, कंटेंट बनाना, आईटीआईओ का एफिलिएशन करना और परीक्षा लेना, उनका प्रमाण पत्र देना, ये पूरे प्रोग्राम डीजीटी के हैं। ठीक है। अब डीजीटी जो है ये डुअल है, मतलब अवार्डिंग बॉडी भी है और असेसमेंट एजेंसी भी है। और ये कब से हैं दोबारा मान्यता लेते हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, तो कब से है तो ध्यान रखिएगा, पहले तो एनसीबीटी का था एफिलिएशन देने का, लेकिन जब ये 2018 की बात की जाए तो 2018 में जब ये एनसीबेट होता है तो उसके बाद सारी संस्थाओं को फिर से रिव्यू करके मान्यता दी गई। तो 2020 को कोविड के टाइम में ही, ध्यान रखिएगा, ये कोविड के टाइम में ही रिव्यू हुआ और 10 जून 2020 से डीजीटी जो है अवार्डिंग बॉडी और असेसमेंट एजेंसी दोनों के रूप में, डुअल के रूप में इनको, बोथ के रूप में, एक्चुअली डुअल नहीं, बोथ के रूप में इनको मान्यता प्राप्त हुई है डीजीटी को भी। ठीक है। डीजीटी के अंतर्गत रोल को प्ले करने के लिए आप ध्यान रखिएगा, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ अप्रेंटिसशिप भी डीजीटी के साथ साथ आए थे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, यानी अप्रेंटिसशिप का पूरा मामला भी आ गया था। तो अप्रेंटिसशिप जो थे उनके लिए रीजनल डायरेक्टरेट बनाए गए थे। डिप्टी डायरेक्टर जनरल अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग थे, आरडेट्स थे, जो कहाँ कहाँ थे? तो आरडेट्स में ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो मेरे प्यारे मध्य प्रदेश का भोपाल का नाम ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ का नाम रखिएगा, चेन्नई का, फरीदाबाद, एक्चुअली दिल्ली के जगह में इर्द गिर्द जो एनसीआर में फरीदाबाद है, जैसे गुरुग्राम है, ग्रेटर नोएडा है, तो आप समझ लीजिए वो दिल्ली का एरिया, गुवाहाटी में, हैदराबाद में, कानपुर में, कोलकाता में और मुंबई में, जिसमें गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट रीजन का पूरा इनकम पास करते थे, और जो हैदराबाद है वो सेंट्रल इंडिया का इनकम पास करते थे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर डेट्स थे। तो वो सभी के सभी 9 आर डेट्स जब इधर आके मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं, देखा जाए तो आर डेट्स की जो अस्तित्व है वो 3 साल तक रहता है। इसके बाद एक नई इंस्टीट्यूशन का जन्म होता है 2018 को, और उस इंस्टीट्यूशन को हम कहेंगे RDSDE, रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप।
ये देखिए आदेश का 2018 को इनका जन्म होता है। तो अब जो पहले काम आरडेट्स के हुआ करते थे 9 रीजनल लेवल पे, वो हर स्टेट पे लगभग उसको व्यापक रूप से एनकेम पास करने के लिए 22 लगभग 22 आरडीएट्स के गठन होते हैं। वो आगे के हम वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और जो वीडियो में मतलब इसी वीडियो में आगे हम देखेंगे उनके जॉब माने एंटरप्रेन्योरशिप भी उसमें उनके काम में इन्फ्यूज कर दिया जाता है। इस प्रकार से डिप्लॉय जो वर्क ऑफ मतलब काम का जो डिप्लॉयमेंट है उसको व्यापक बनाने के लिए आरडीएसडी का रोल भी चेंज होता है, सिर्फ अप्रेंटिसशिप तक सीमित नहीं है। दूसरी बात, आरडीएसडी एनएसटीआई जितनी हैं, मतलब 33 जो एनएसटीआई हैं और 120 जो आईटॉट्स हैं, इनके मतलब हेड ऑफिस के रूप में वर्क करते हैं स्टेट लेवल पे, ठीक है। हेड ऑफिस कहना चाहिए, यानी इनके डायरेक्टर जो हैं, डायरेक्टर सीधे संवाद करेंगे एनएसटीआई के डायरेक्टर किनसे, किनको रिपोर्टिंग करेंगे, आरडीएसडी को। ये देखिए जो अभी डिस्कशन हो रहा था कि 33 एनएसटीआई हैं टोटल, जिसमें से 19 वुमेन की एनएसटीआई हैं। और आरडीएसडी के एनएसटीआई में जो सीटीएस के कोर्स हैं, मतलब सीआईटीएस के कोर्स हैं, एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग के कोर्स हैं, और ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर के कोर्स हैं, और सीटीएस के भी कोर्स हैं। ये सभी आरडीएसडी के द्वारा एनएसटीआई में रन करवाने की जिम्मेदारी के रूप में देखे जाते हैं। बिल्कुल थोड़ी देर पहले अभी बात हो रही थी कि 2018 को एनएसडीए, इनका भी अस्तित्व जो है ज़्यादा दिन नहीं रहता, एनएसडीए और एनसीबीटी दोनों को मिलाकर के 2018 में एनसीवेट का गठन होता है। तो उसकी डेट नोट कर लीजिएगा, 5 दिसंबर 2018 को गठन होता है। एनसीवेट की हमने सेपरेट वीडियो लाया था, जैसे डीजीटी का भी आया। फिर भी एनुअल रिपोर्ट में जिक्र है तो डिस्कशन में ले चलते हैं। इनका मुख्य काम है एनसीवेट का कि अवार्डिंग बॉडी और असेसमेंट एजेंसी को मान्यता देना, जो भी क्वालिफिकेशन तैयार किए जाते हैं उनको नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर में दर्ज करवाना, संधारण करवाना, एसएससी के द्वारा नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड को ही बनवाना और उनको मान्यता देना। थोड़ी देर पहले हमने एक बात कहा था कि एनएसडीए जो है वो एनएसक्यूसी में रूपांतरित होते हैं। वास्तव में जब नीति आयोग के आने के पहले ही 2013 में 27 दिसंबर 2013 को एनएसक्यूएफ की ये डेट याद रखना, एनएसक्यूएफ का गठन माने लागू होना या नोटिफाई करना, तो 27 दिसंबर 2013 की डेट को आप याद रखना। तो बात कहाँ आती है कि एनएसक्यूएफ को बनाने के लिए एक नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी थी, ठीक है बात। वो कमेटी 2013-2014 में बैठक लेती रही। इसके बाद जो चौथी बैठक हुई थी एनएसक्यूसी की, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी, ठीक है। तो इस कमेटी में ये जो बैठक हुई थी, चौथी बैठक थी, तो उसमें 11 अगस्त 2020 को 11वीं और 31/12/2024 तक 41 बैठकें हुई हैं, संपन्न हुई है। जो पिछली बैठक हुई थी उसमें जो 2024 में, तो उनकी बैठक के अनुसार अनुमोदन के अनुरूप लगभग 969 जो ट्रेड हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, उनको मान्यता प्रदान किया गया। याद रखिएगा, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी के द्वारा ही क्वालिफिकेशन की मान्यता दी जाती है। यदि हम इनकी समरी पे आगे चलते हैं तो हम पाते हैं कि एनएसक्यूएफ से संबद्ध प्राप्त 3089 क्वालिफिकेशन दर्ज हो चुके हैं, और ये डेट वाइज अगली हर एक बैठक में कितनी क्वालिफिकेशन की अप्रूवल मिली है ये आपके समक्ष है, ठीक है। और इसको क्लासिफाइड करते हुए ये भी दर्शाया गया है रिपोर्ट में कि एनएसक्यूएफ लेवल 1 के 7 क्वालिफिकेशन। एनएसक्यूएफ लेवल 1 मतलब बिल्कुल स्कूल लेवल की पढ़ाई। एनएसक्यूएफ लेवल 2 भी समझना चाहिए कि जैसे
वोकेशनल एजुकेशन की पढ़ाई हो रही है, अर्थात अथवा आरपीएल के माध्यम से या शॉर्ट टर्म कोर्स के माध्यम से स्कूल से वंचित छोड़े हुए लोगों को जन शिक्षण संस्थान से दिए जाने वाले प्रशिक्षण, ये 2 या 2.5 तक आते हैं। ध्यान रखिएगा, 152 उनके क्वालिफिकेशन और 2.5 के 90 क्वालिफिकेशन। परंतु जब बात आती है सीटीएस कोर्स आईटीआई में रन हो रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसे ट्रेड भी हैं जो 8वीं पास हैं के योग्यता के बेस के, जैसे स्विंग टेक्नोलॉजी, जैसे वेल्डर, तो उनमें 2.5 के भी लेवल आते हैं उनके 90। लेवल 3 के 703 क्वालिफिकेशन और 3.5 के 89 क्वालिफिकेशन, लेवल 4 के 985 क्वालिफिकेशन। सबसे ज़्यादा आपको लेवल 4 के ही मिलेंगे, क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड और 2 वर्ष के क्वालिफिकेशन मोस्टली लेवल 4 में आते हैं। लेवल 4.5 जो होता है वो CITS कोर्स इंस्ट्रक्टर लोग पढ़ते हैं, वहाँ से चालू हो जाता है। और लेवल 5 जो है एडवांस डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत आता है। जो CTS या CITS पढ़े हुए व्यक्ति एडवांस लेवल पे, जैसे ऑटोमेशन, इंडस्ट्री ऑटोमेशन, मैकाट्रॉनिक्स, इनसे जो रिलेटेड लगभग जो फ्यूचर ओरिएंटेड कोर्स हैं उनसे संबंधित है। लेवल 5.5 127 कोर्सेस हैं, ये और आगे की लेवल में आता है। अभी पहले नहीं था ऐसा, ये जो रिव्यू हुआ है ना 2023 को, इसके बाद ये पॉइंट में आया, नहीं तो सीधे सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक थे लेवल। अब उसमें और भी क्लासिफाइड करके इसको 13 तक बनाया गया। देखो तो लेवल 6 में 197 कोर्सेस है, लेवल 6.5 में 2, लेवल 7 में 43 और लेवल 8 में 14 कोर्सेस हैं। जो आपकी लेवल क्वालिफिकेशन की बढ़ती जाएगी, आप उसमें प्रशिक्षण लेते जाइएगा। इंस्टीट्यूशनल और अदर देन इंस्टीट्यूशनल कोर्सेज भी आते हैं। इवन मिशन कर्मयोगी की भी आप RID के माध्यम से वो भी NSQF अलाइंड होने जा रहे हैं। बार बार वही शब्द आता है कि मैं जो अभी बात कर रहा था कि जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी है, वो जब नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन, ध्यान दीजिएगा, NSQF जो है, NSQF इसका गठन हुआ था 2013 को। इज दैट क्लियर? लेकिन गठन करने के लिए था तो इसमें नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन मेंटर काउंसिल के द्वारा ये गठन किया गया था। तो उस समय वो मेंटर काउंसिल थे, ठीक है, उसी से जन्म लिए। तो जब नीति आयोग आई तो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी आया, ठीक है। और जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन की कमेटी थी उसमें NSDA का पूरा काम मर्ज कर दिया गया। वही शब्द यहाँ पर फिर से आ गया। देखिए कि नेशनल स्किल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी consequent to merger of erstwhile NSDA with NCVET and upon dissolution NSDA with effect from 31 जुलाई 2020। यानी इसकी एक शब्द आप समझिएगा कि 31 जुलाई 2020 के बाद से NSDA के सभी काम जो NSQC के माध्यम से मर्ज होते हुए NCVET में संचालित किए जाते थे। अर्थात जो NSDA के काम थे, ठीक है, अर्स्टवाइल माने जो पूर्व में जो NSDA था वो अब NSQC में रूपांतरित हो जाते हैं। अब ये क्या है, NSQC कौन है? द फाइनल अपेक्स बॉडी फॉर अप्रूविंग क्वालिफिकेशन। जो भी क्वालिफिकेशन बनते हैं, जैसे एक छोटा सा कोर्स है डोमेस्टिक इलेक्ट्रीशियन का, ये एक क्वालिफिकेशन पैक है। इसका अप्रूवल कौन देगा? तो पहले देते थे NSQC के बनने के पहले मेंटर काउंसिल, लेकिन मेंटर काउंसिल को मर्ज करके नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन बनाया गया और वो भी NSDA के रिसर्च विंग को भी इसमें इम्पार्ट करते हुए। तो कुल मिला के नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी एक नया निर्माण है जो NCVET के अंतर्गत है, जो 2020 के बाद से प्रभावशाली है। जो कार्य 2020 के पहले NSDA के द्वारा होते थे वो सभी कार्य 2020 के बाद नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी के द्वारा किए जाते हैं। इसमें कौन कौन होते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है मित्रों, इसको आप समझिएगा कि द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी में एक चेयरपर्सन होते हैं और मेंबर्स होते हैं। इसमें कौन कौन होते हैं? तो केंद्रीय मंत्रालयों से
रिप्रेजेंटेटिव अथवा मंत्री गण भी हो सकते हैं, नीति आयोग, ऑल AICTE जिससे पॉलिटेक्निक वगैरह चलते हैं, UGC, CBSE, मिशन डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेटिव ऑन रोटेशनल बेस, अर्थात रोटेशन बेस पे किसी राज्य से माने मान लो कि बात 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सबको मिला के 36 हैं, तो टोटल इनमें से रोटेशन बेस पे 2-2 हर मीटिंग में, 2 वेस्ट बंगाल और मान लो बिहार से आए तो अगले राउंड में गुजरात और महाराष्ट्र से 2 रिप्रेजेंटेटिव। तो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी में सिर्फ NCVET के पार्ट नहीं हैं, वो एक बहुत बड़ा फोरम है जिसमें क्या है कमेटी में, जिसमें जो बिग इंस्टीट्यूशंस हैं किनके, एजुकेशन के, जैसे UGC, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, CBSE, ये सब उसमें समाहित हैं। ठीक है, ये कब से अस्तित्व में आया? 2020 से। किसको सबस्यूम किया गया, किसको इसने रूपांतरित कर लिया अपने अंदर? NSDA का अस्तित्व कब से खत्म हुआ? 31 जुलाई 2020 से। NSDA के अस्तित्व खत्म होने के बाद कौन उनका कार्य देखने लगा? नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी के आने के पहले NCVT जो हुआ करता था उसके अंतर्गत कौन ऐसा काम देखता था जो क्वालिफिकेशन को NSQF अलाइंड करते थे और अप्रूवल देते थे? तो वो सेक्टर मेंटर काउंसिल थे। वो सब में बदलाव आ चुका है। इज दैट क्लियर? तो पहले था NCVT, अब है NCVET। पहले नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन के मेंटर काउंसिल थे, उनके द्वारा कार्य किया जाता था क्वालिफिकेशन के अप्रूवल में, और रिसर्च विंग में नई क्वालिफिकेशन को क्रिएट करने का काम NSDA था। अब इन दोनों काम चेंज होकर के कौन कर लिए हैं? नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी के द्वारा। ये कमेटी की बैठक है, देखिए 4.1 में दिख रहा है पिक्चोरियल। हाँ, अब जो भी कमिटी के द्वारा जो भी क्वालिफिकेशन की मान्यता मिलेगी, तो जैसे एक शब्द आया कि बेसिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बेसिक कोर्स के रूप में, जैसे एक आया कि सोलर रूफटॉप टेक्नीशियन, एक नया शब्द आया, तो ये एक क्वालिफिकेशन है। इसका NSQF लाइन बनाया गया, तो जैसे 2.5 में या लेवल 3 में लाया गया। तो 2.5 में किसको लाया गया? कि जो सिर्फ नट बोल्ट को कसना और प्लग इन करना और उसको इंस्टॉल करना जानता हो। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्टुअल जो क्वालिफिकेशन। तो ये इसको बनने के बाद इसका एक क्वालिफिकेशन की डिटेल बनेगी, स्टेप बाय स्टेप थ्योरी बनेगी और प्रैक्टिकल उसका क्रिएट होगा। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल कौन करेंगे? इनके सेक्टर। तो सेक्टर मेंटर काउंसिल का अस्तित्व आज भी है, लेकिन वो SSC के अंतर्गत चला गया। तो वो रिन्यूएबल एनर्जी जो सेक्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उनके द्वारा ये क्वालिफिकेशन को पूरी डिटेल में तैयार किया जाएगा। तो उसका बुक भले पब्लिश करवाया जाए निमी से या सेक्टर ही अपने से करवाए, लेकिन क्वालिफिकेशन की डिटेलिंग जो बनेगी तो उसकी जो मान्यता के उपरांत वो कहाँ दर्ज होगी? तो नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर NQR में दर्ज होगी। जैसे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बन रहा है अभी, जनगणना के बाद आप हम सब का डिटेल उस पॉपुलेशन रजिस्टर में आ जाएगा। इसलिए जनगणना जैसे कार्य में भी आपको बिल्कुल फुल्ली इन्वॉल्व रहना है और बिल्कुल फेयर जानकारी देना है। NQR.gov.in इस वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो आप डिटेल देख सकते हैं कितनी क्वालिफिकेशन है। बताया ना, 4000 क्वालिफिकेशन है। 4000 क्वालिफिकेशन है, आप स्क्रॉल कर करके देखते रह जाएंगे। ठीक है, आप वही शब्द बार बार आता है। देखिए अभी हमने जो पढ़ चुके हैं वही शब्द फिर आ गया कि मीटिंग ऑफ NCVET काउंसिल। तो जो मीटिंग हुआ है NCVET का, वो 10वां जो बैठक होता है NCVET काउंसिल की, उसमें TOT के और TOA के प्रोग्राम को 21 दिन तक मिनिमम करवाने के लिए, लॉन्च करने के लिए। तो एनुअल रिपोर्ट के अनुसार NCVET के द्वारा क्या क्या एक्टिविटी एक साल में रन कराई जाती है। तो पहली बात ध्यान रखिएगा कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन का फ्रेमवर्क 2023 लागू किया गया, नोटिफिकेशन जारी किया गया कुछ इम्पोर्टेंट डाटा सिक्योरिटी और इंटरनल यूज से क्वालिटी फ्रेमवर्क के लिए। फिर इसमें रिवीजन किया गया
असेसमेंट एजेंसी और अवार्डिंग बॉडी के लिए उनकी मान्यता से संबंधित, ठीक है, जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को भी इंक्लूड करते हुए नया गाइडलाइन जारी किया गया। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड बैठक हुई। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए जो आईगॉट कर्मयोगी के द्वारा रन कराए जाते हैं, जैसे साधना सप्ताह अभी चल रहा था, तो उनसे रिलेटेड जो NSQF अलाइंड कोर्सेस हैं उनको भी उसमें होस्ट कराने के लिए लागू कराने की बैठक हुई, ठीक है। और फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रपोजल पे सहमति बनी। अब महत्वपूर्ण बिंदु पे ही डिस्कस करेंगे, टाइम कंज्यूमिंग है नहीं तो। अवार्डिंग बॉडी में देखिएगा क्या क्या मान्यताओं के अनुरूप ये NC-वेट के द्वारा अब तक दिया गया। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा कि 31/12/2024 तक 122 अवार्डिंग बॉडीज यानी 45 अवार्डिंग बॉडी स्टैंडर्ड कैटेगरी और 77 इन डुअल कैटेगरी यानी दोनों के रूप में, अर्थात असेसमेंट एजेंसी और अवार्डिंग बॉडी दोनों के रूप में मान्यता प्राप्त किए गए, ठीक है। अब असेसमेंट एजेंसी में टोटल 68 एजेंसी ऐसे हैं जिनको किस में मान्यता दिया गया, तो ये ध्यान रखिएगा। इनके आप ये एनेक्चर में चलते हैं हम, एनेक्चर 5 और एनेक्चर 6 में। तो देखो एनेक्चर जो 1 2 3 4 5 है, ये एनेक्चर बिल्कुल एंड पे दिए हैं PDF के, इसके मतलब जो एनुअल रिपोर्ट के। तो इसके बिंदु देखिए, एनेक्चर 1 में दिया है RDSD कितने हैं, तो हमने बताया था 22 RDSD है। और कौन कौन बोर्ड या एक्टिविटी RDSD के अंतर्गत हैं। एनेक्चर 3 में राज्य के अनुसार कितने राज्यों में NSTI वूमेन है, ये DGT के पार्ट है। लिस्ट 4 में है अवार्डिंग बॉडी की संख्या, लिस्ट 5 में है डुअल माने अवार्डिंग बॉडी और असेसमेंट एजेंसी, और एनेक्चर 6 में है जो NC-वेट का जो दिया है कि असेसमेंट एजेंसी कितने हैं। तो 2 मिनट हम इनको भी देख लेते हैं अभी लगातार। सबसे पहले तो जो हम छूट गए थे RDSD की डिटेल, तो वो भी देख लीजिए। RDSD टोटल हैं 22। इज दैट क्लियर? तो 22 RDSD हैं। इनका डिटेलिंग तो हम पहले पढ़ चुके थे CITS के कोर्स पढ़ते समय, फिर भी PDF में है तो आपसे बात करना चाहूँगा। आंध्र प्रदेश में RDSD विजयवाड़ा में है, ये आंध्र प्रदेश की टेरिटरी को एनकैम्पास करते हैं। आसाम का गुवाहाटी में है। ध्यान रखना, गुवाहाटी एक ऐसा जगह है आसाम में जहाँ NSTI तो है नहीं, तो फिर ये गुवाहाटी में जो RDETS था पहले 9 RDETS में एक गुवाहाटी में था, उसको RDSD बनाया गया। ये 7 बहन जो छोटे राज्य हैं ना पूर्वोत्तर के, उनको और सिक्किम को इंक्लूड करते हुए इनका एक हेड ऑफिस होता है। जैसे पूर्वोत्तर राज्यों की हाई कोर्ट कहाँ है, तो आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। और इसमें कौन कौन NSTI आते हैं, तो NSTI तूरा शब्द आएगा, माने आप समझ लेना त्रिपुरा में। NSTI अगरतला। फिर RDSD बिहार में पटना इसका ऑफिस है RDSD का, और सिर्फ बिहार राज्य को इनकम्पास करता है ये RDSD। और NSTI जो वुमेन है पटना का, वो इसका मतलब NSTI वुमेन के हेड ऑफिस के रूप में काम करता है। RDSD इसमें आपको दोनों चीज़ें मिल रही हैं, NSTI का नाम भी मिल रहा है जो जिस RDSD के अंतर्गत है। छत्तीसगढ़ में देखिएगा, छत्तीसगढ़ में एक भी NSTI नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जब NSTI या ITOT एक भी नहीं है तो उनका हेड ऑफिस फिर भी रायपुर में है। लेकिन इसका बनाने का उद्देश्य क्या था, क्योंकि वो RDETS जो है ना, रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ मतलब जो अप्रेंटिसशिप के प्रोग्राम और एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम को देखने के लिए रायपुर में बनाया गया। बात गुजरात में देखिए, RDSD गुजरात वो गांधीनगर अहमदाबाद में है। और ये किन किन को कवर करते हैं, तो गुजरात, दादर नागर हवेली एंड दमन दीव में, और NSTI बड़ोदरा है।
इसके अंतर्गत आने वाला NSTI। RDSD हरियाणा है, जो चंडीगढ़ में क्या है कि फरीदाबाद और गुरुग्राम के ज़िला को छोड़ करके हरियाणा के, क्योंकि वो NCR में आते हैं, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी जो चंडीगढ़ का है वो, और इसमें पानीपत का वुमेन NSTI इसके अंतर्गत आता है। RDSD हिमाचल प्रदेश सिचुएटेड शिमला में है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी को कवर करता है। और NSTI वुमेन शिमला इसके अंतर्गत आने वाला NSTI है। NSTI जम्मू एंड RDSD जम्मू कश्मीर ऑफिस है जम्मू में, और लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों इसमें कवर होते हैं। और वुमेन NSTI जम्मू इसके अंतर्गत आने वाली NSTI है। RDSD झारखंड रांची में है, झारखंड में NSTI जमशेदपुर। NSTI जमशेदपुर एक ऐसा है NSTI अद्वितीय, क्योंकि वहाँ पर मटेरियल टेस्टिंग होती है, ध्यान रखिएगा। RDSD कर्नाटका बेंगलुरु, और बेंगलुरु में आप जानते हैं ये कर्नाटका राज्य को तो कवर करता है, पर बेंगलुरु में 2 NSTI हैं, एक NSTI 1 NSTI 2, जो ने NSTI 1 बेंगलुरु और वुमेन NSTI। फिर 11वां NSTI केरलम में है, वो त्रिवेंद्रम में है और तिरुवनंतपुरम में है, और केरला और लक्षद्वीप दोनों को कवर करते हैं। NSTI वुमेन त्रिवेंद्रम और NSTI कलिकट, ध्यान रखिएगा, ये कलिकट और त्रिवेंद्रम ये दोनों RDSD केरला के अंतर्गत। अब हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में आएंगे तो RDSD मध्य प्रदेश सिचुएटेड है भोपाल में। भोपाल में क्यों है? क्योंकि RDET का ऑफिस था भोपाल में, जबकि NSTI कहाँ है? इंदौर में है। तो इंदौर का ऑफिस कहना चाहिए, NSTI का ऑफिस भोपाल आना पड़ता है उनको, ठीक है, आना तो कहीं नहीं पड़ता, ऑनलाइन है। तो ये प्यारे मध्य प्रदेश की कहानी देखिए। RDSD महाराष्ट्र मुंबई में, लेकिन महाराष्ट्र और गोवा 2 स्टेट इसमें कवर होते हैं। NSTI मुंबई, NSTI वुमेन मुंबई और NSTI वुमेन गोवा, ये 3 कवर होते हैं। RDSD उड़ीसा है, भुवनेश्वर उड़ीसा, NSTI भुवनेश्वर। RDSD पंजाब लुधियाना पंजाब, ध्यान रखिएगा, हरियाणा में भी RDSD और पंजाब में भी RDSD का। हरियाणा का देखिए, यहाँ पर हरियाणा राज्य माने पंजाब के जो राज्य पूरा कवर करेगा लुधियाना में, NSTI लुधियाना और NSTI वुमेन मोहाली। अब आपको बता देता हूँ, मोहाली में एक ऐसा माहौल है कि जो तो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में मोहाली, जब भी मोहाली में क्रिकेट हो रहा है समझ लेना कि वो चंडीगढ़ का ही एक एरिया है, छोटा सा, ठीक है, बड़ा सा मान लो। तो उसी में से आधा हरियाणा का उसका NSTI चंडीगढ़ में है, और दूसरे साइड जाओगे तो दूसरे साइड के कैंपस में ये दिया है NSTI लुधियाना और NSTI वुमेन मोहाली, यानी मोहाली में ही एक NSTI RDSD है, वो हरियाणा के अंतर्गत। लेकिन मोहाली की NSTI उसके अंतर्गत नहीं है, वो पंजाब में है, पंजाब के अंतर्गत। और पंजाब कहाँ है? लुधियाना में है। RDSD राजस्थान जयपुर में ऑफिस है, इसमें पूरा राजस्थान का राज्य आता है। जयपुर और जोधपुर ये दोनों NSTI आते हैं। तमिलनाडु अंडमान निकोबार द्वीप समूह का यदि न्यायालय देखोगे, हाई कोर्ट, तो कोलकाता है, लेकिन यहाँ पर जब आप देखोगे RDSD का ऑफिस तो तमिलनाडु है, ठीक है। ये चेन्नई और त्रिची, ये 2 जगह की NSTI इसके अंतर्गत आते हैं। फिर RDSD तेलंगाना हैदराबाद, जिसकी राजधानी कहना चाहिए, वहाँ पर तो इसमें 3 देखिए कितने आ रहे हैं कंप्लीट, देखिए सबसे बड़ा कवर कर रहा है। एक तो विजयनगरम हैदराबाद, दूसरा रामनाथपुरम जो EPI ATI था वो NSTI में बदल गया, NSTI वुमेन हैदराबाद। आपको एक बात बता देते हैं हम कि तेलंगाना से आंध्र प्रदेश तो पहले अलग हो गए, आंध्र प्रदेश में एक भी NSTI नहीं है, लेकिन विशाखापट्टनम में इसकी मतलब एक्सटेंशन सेंटर खोली गई है NSTI की।
तो 1-2 ट्रेड वहाँ से CITS के कोर्स होते हैं। उत्तराखंड में आते हैं तो देहरादून में इसकी ऑफिस है RDSDE की। पूरा उत्तराखंड का राज्य और NSTI देहरादून, NSTI हल्द्वानी इसके अंतर्गत आते हैं। उत्तर प्रदेश पे आते हैं तो उत्तर प्रदेश की RDSDE की ऑफिस कानपुर में है भाई साहब। लखनऊ नहीं समझ लेना, ना बनारस समझ लेना। कानपुर क्यों है? क्योंकि कानपुर में देखिए, कानपुर में RDET का ऑफिस था, कानपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, कानपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स भी खोला गया है गवर्नमेंट की तरफ से। कानपुर जो है ना बहुत इंडस्ट्री के मामला में बिग है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं। RDSD वेस्ट बंगाल, जिसका कोलकाता में वेस्ट बंगाल की पूरी स्टेट को कवर करता है, लेकिन साल्ट लेक जो है ना, साल्ट लेक सियालदा को कोलकाता में जब आप जाएंगे तो RDSD के ऑफिस वहाँ मिल जाएगी। वुमेन NSTI भी है वहाँ पे। और NSTI कोलकाता एक अलग है, जो हावड़ा, इधर NSTI कोलकाता तो लिखा है लेकिन वो हावड़ा में सिचुएटेड है, दासनगर में। और 22वां नंबर है RDSD दिल्ली, जो NCR पूरा कहना चाहिए। तो देखिए ये क्या है कि NCR जो नेशनल कैपिटल रीजन है उसको कवर करने के लिए देखिए हरियाणा से फरीदाबाद और गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट को लेते हैं, और उत्तर प्रदेश से गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट और आते हैं। तो इस प्रकार से ये RDSD इतने एरिया के ITI और उनसे रिलेटेड जो ITOTs हैं और NSTI हैं, जैसे NSTI नोएडा है वुमेन का, इनको कवर करते हैं। ठीक, एनेक्स्चर 1 की बात। अब एनेक्स्चर 2 पे आएंगे तो एनेक्स्चर 2 पे कोई डाटाबेस है नहीं, वो कोर्स के नाम बता रहा है कि DGT के अंतर्गत कौन कौन से कोर्स हैं। तो देखो, एक CTS स्कीम है, CITS स्कीम है, DGT के द्वारा चलाए जाते हैं। एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम है जो DGT के द्वारा चलाए जाते हैं। फिर आगे हम आते हैं कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम जो NAPS स्कीम है वो DGT के द्वारा संचालित किए जाते हैं। स्ट्राइव स्कीम DGT के अंतर्गत है, ITI की स्ट्रेंथनिंग स्कीम है। ये अपग्रेडेशन ऑफ मॉडल ITI, अपग्रेडेशन ऑफ 1396 जो गवर्नमेंट ITI है उनका अपग्रेडेशन, अभी ESDI है। इन सब के बारे में हम पूर्व में डिस्कशन कर चुके हैं DGT के पोर्टफोलियो में। और जो वामपंथ उग्रवाद से संबंधित ज़िले हैं वहाँ पर ITI और SDC जो बनाए गए हैं, 47 ITI, एक्चुअली बाद में वो एमंड होकर के 34 हुए थे, 34 ITI और 68 SDC जो खोले गए हैं वो सब DGT के अंतर्गत आते हैं। एनेक्स्चर 3 भी एनेक्स्चर 1 की तरह है, जिसमें कहाँ कहाँ NSTI हैं तो मैं स्क्रॉल कर, में बिहार में NSTI पटना गोवा में है, खुद गोवा में है, बड़ोदरा में है गुजरात में, पानीपत हरियाणा का जो NSTI है वो पानीपत में है, हिमाचल प्रदेश में शिमला एक NSTI है, जम्मू में एक NSTI है जम्मू, झारखंड में एक NSTI है जमशेदपुर, कर्नाटका में एक NSTI, कर्नाटका में 2 है, बेंगलुरु NSTI बेंगलुरु, NSTI वुमेन बेंगलुरु, केरलम में है त्रिवेंद्रम और NSTI कालीकट, मध्य प्रदेश में NSTI वुमेन इंदौर में, महाराष्ट्र में NSTI मुंबई और NSTI वुमेन मुंबई, मेघालय में NSTI वुमेन तुरा और NCR में NSTI वुमेन नोएडा है, ओडिशा में NSTI भुवनेश्वर, पंजाब में NSTI लुधियाना और NSTI वुमेन मोहाली में है। ठीक है, आप राजस्थान में NSTI वुमेन जयपुर और NSTI जोधपुर, तमिलनाडु में NSTI वुमेन त्रिची और NSTI चेन्नई जो गिंडी में है, वो गिंडी का खुद लिखा ही है, देख लो ये गिंडी, ये निमी का ऑफिस भी है, ध्यान रखिएगा गिंडी में। फिर तेलंगाना का जो NSTI है देखिए उसमें ये विजयनगर है और रामनाथपुरम है जो EPI API था, और NSTI वुमेन वो विद्यानगर में। एक एक्सटेंशन भी था तो वो आंध्र प्रदेश से अलग हो गया है। फिर त्रिपुरा में आएंगे तो NSTI वुमेन अगरतला, उत्तर प्रदेश का NSTI कानपुर और NSTI वुमेन इलाहाबाद। इलाहाबाद एकमात्र ऐसा NSTI है वुमेन का जहां सेक्रेटरीट इंग्लिश में CITS के कोर्स होते हैं। उत्तराखंड NSTI हल्द्वानी है और देहरादून है। वेस्ट बंगाल में NSTI हावड़ा जो अभी चर्चा हो रही थी, और कोलकाता है। क्योंकि ये लिस्ट में सब दिया है इसलिए आपके समक्ष में डिस्कशन में लाया हूँ। ठीक है,
अब हम आते हैं लेक्चर 4 में ये देखने को कि अवार्डिंग बॉडी कौन कौन है जिनको एनसीबेट से मान्यता प्राप्त हुई है। तो आपके समक्ष है ये अवार्डिंग बॉडी, तो जिसमें पहले ही नज़र में हम बता सकते हैं कि लगभग 33, ये है 36, यानी 36 सेक्टर स्किल काउंसिल पूरे अवार्डिंग बॉडी के रूप में हैं। कितने? ये साफ साफ लिखा है अवार्डिंग बॉडी। कितने हैं? 36। आप इसको स्क्रॉल करते हुए देखेंगे तो पूरा 36 एसएससी यानी सेक्टर स्किल काउंसिल अवार्डिंग बॉडी है। अब सेक्टर स्किल काउंसिल के अलावा कुछ प्राइवेट हैं। कैसे? जैसे सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ओडिशा, मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी सिक्किम, सेफ्टी स्किल डेवलपमेंट फाउंडेशन गुजरात, लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल, ये भी एसएससी का पार्ट है, तो 37वां इसको मान लो। फिर कन्फेडरेशन सीआईआई जो कहलाता है, माइक्रोसॉफ्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर सोसाइटी, कैरियर पार्क टूरिज्म और समाधान समिति, ये इतनी चीज़ें हैं जो ये प्राइवेट हैं एसएससी के अलावा। ये क्या है? अवार्डिंग बॉडी। तो टोटल 45 अवार्डिंग बॉडी हैं। अब डुअल में, यानी वो असेसमेंट एजेंसी भी है और अवार्डिंग बॉडी भी है। तो इसमें आप जाओगे तो जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी हैं वो सब डुअल में आती हैं। देखो तो ये इसकी टोटल सूची है 66। यदि मैं इसमें स्क्रॉल या 1 बाय 1 पढ़ूंगा भी तो 1-2 मिनट इसी में कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए मैं आपको मुख्य बता देता हूँ या फिर स्क्रॉल कर देता हूँ। आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो इस पे आप मुख्य रूप से देखिएगा इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग हमारे डीजीटी को तो पहले आप नोट कर लीजिए। ये क्या है? डुअल रूप में है। इसके अलावा इंडियन आर्मी के ही कितने इंस्टीट्यूशंस हैं जो डुअल में काम कर रहे हैं, तो ये उनके इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट है बिंदु क्रमांक 7 से लेकर के। इंडियन आर्मी में जब हम जाएंगे तो 7 से लेकर के 24 तक। इंडियन नेवी का एक है डायरेक्टरेट ऑफ स्पेशल ऑपरेशन एंड डाइविंग, इंडियन नेवी का एक। स्टेट गवर्नमेंट में SCTEVT ओडिशा का है। तो हमारा स्टेट का भी जो SCBT काउंसिल है, मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड, वो भी इनसे मान्यता प्राप्त है। ठीक है। अब आते हैं एनेक्चर 5 में कि असेसमेंट एजेंसी अवार्डिंग बॉडी जो हैं वो अवार्डिंग बॉडी जिनके साथ लेटर ऑफ इंटरेस्ट के रूप में, इंटेंट के रूप में, लेटर ऑफ इंटेंट के रूप में LOI के अंतर्गत उनको कुछ शर्तों के अनुरूप उनको मान्यता दिया गया है एनसीबेट से, कुछ शर्तों के अनुरूप। जैसे IBM है और सिक्किम स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम। तो इस प्रकार से एक एक ना डिस्कशन करके मैं ऐसे बता सकता हूँ 11 है टोटल। अब हम आते हैं असेसमेंट एजेंसी कितने हैं टोटल। तो टोटल असेसमेंट एजेंसी पे जब आप जाएंगे तो इसको भी मैं आपके लिए सुविधा के लिए स्क्रॉल कर देता हूँ। टोटल असेसमेंट एजेंसी है 62। इज दैट क्लियर? ये 62 है, जिसमें TCS का ये देखिए आयोन लिखा है। तो रिकॉल कर लेते हैं हम। अभी हमने लिस्ट देखा असेसमेंट एजेंसी, अवार्डिंग बॉडी, इनकी लिस्ट देखा। टोटल 68 असेसमेंट एजेंसी होती हैं और टोटल 122 अवार्डिंग बॉडी होती हैं, जिसमें से 45 जो है वो डुअल मतलब 45 स्टैंडर्ड कैटेगरी में और 77 डुअल कैटेगरी में। ये सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम अग्निवीर के अंतर्गत करवाया गया, एनसीबेट के द्वारा मान्यता दिया गया। देखिए वो कोर्स के जो नाम होते हैं, जैसे CITS कोर्स है, CTS कोर्स है, वो DGT के द्वारा रन कराए जाते हैं, परंतु उस कोर्स को कंप्लीट करने के उपरांत, परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत एक प्रमाण पत्र जारी होता है। तो जो प्रमाण पत्र जारी होते हैं वो इसमें आप देखिएगा कि लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग कोर्स जो DGT के द्वारा जारी हो चलते हैं उनके प्रमाण पत्र में नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट,
नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड्स जो NTC डुअल DST कहना चाहिए, और NTC फ्लेक्सी MOU और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम, इनके प्रमाण पत्र दिए जाते हैं किसके द्वारा? NCVET के माध्यम से। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स आएंगे सर्टिफिकेट जो है वो शॉर्ट टर्म, वो किस में? जनरल, अप स्किलिंग, री स्किलिंग, RPL, डिफेंस फोर्स, यूनिवर्सिटी, स्कूल, ये सब आएंगे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के अंतर्गत। अब जब आप आएंगे नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, तो वो डेजिग्नेटेड ट्रेड के लिए मिलेगा। और सर्टिफिकेट ऑफ अप्रेंटिसशिप जब भी नेशनल शब्द लगा रहेगा, ये बात आप ध्यान रखना, तो वो डेजिग्नेटेड ट्रेड के लिए। लेकिन सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट को हटा के सर्टिफिकेट ऑफ अप्रेंटिसशिप बस लिखा हो तो वो ऑप्शनल ट्रेड का है। वो ऑप्शनल ट्रेड यानी इंडस्ट्री के द्वारा खुद का बनाया हुआ ट्रेड है। तो ये NCVET, हम चूँकि NCVET पे डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए उनके द्वारा क्या क्या एक्टिविटी किए गए या किए जाते हैं उस पर भी डिस्कशन चल रहा है। ये मैंने कहीं से नहीं लाया, वो उसमें दिया है। लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग कोर्स में जो भी सर्टिफिकेशन मिलते हैं वो DGT के द्वारा CTS या CITS कोर्स के अंतर्गत दिए जाते हैं, जो भी हमने चर्चा किया। और लॉन्ग टर्म डिप्लोमा कोर्स के कोर्स हैं PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत असेसर को, ट्रेनर को, RPL, अप स्किलिंग और सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर, ये प्रमाण पत्र दिए जाते हैं NCVET के द्वारा। नेशनल, प्री नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंडिया स्किल के भी प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। एक्चुअली वो NCVET का लोगो लगा रहेगा, हो सकता है सेक्टर काउंसिल के द्वारा भी दिया जाए, पर वो उनको थोड़ा सा ब्लर है, ये उनके वहीं से अपलोडेड है ब्लर। इसको मैं दिखा रहा हूँ, देखो अवार्डिंग बॉडी का नाम यहाँ लिखा रहेगा, ये एक फॉर्मेट है उनके द्वारा जारी। NCVET ने अवार्डिंग बॉडी का नाम लिखा रहेगा और यहाँ प्रमाण पत्र का डिटेल लिखा होगा, बच्चे का फोटो होगा, सिग्नेचर होगा। अगले इंस्टीट्यूशन में हम आते हैं निस्बट। तो निस्बट ये क्या है? निस्बट 1860 एक्ट के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। MSD में कब शामिल हुआ? मई 2015 को। ठीक है। इसके NSTI के रीजनल सेंटर कहाँ हैं? तो देहरादून में। हेड ऑफिस कहाँ? नोएडा। NSTI निस्बट का हेड ऑफिस कहाँ है? नोएडा में। और रीजनल ऑफिस कहाँ है? NSTI देहरादून में। फिर भी आपको बता दें, जो एक्सटेंशन सेंटर के रूप में सभी NSTI में भी निस्बट के यूनिट हैं। आपके महत्वपूर्ण के लिए ये बिंदु जरूर आप नोट कर लीजिएगा कि 2024-25 में कौन कौन से प्रोग्राम में कितने पार्टिसिपेंट आए, कितनी प्रोग्रामें हुई। EAP प्रोग्राम में 2624 प्रोग्राम हुए, 1,31,216। EDP प्रोग्राम में 2,354 प्रोग्राम कुल हुए, जिसमें 58,827 कैंडिडेट शामिल हुए। ESDP प्रोग्राम में 263 आयोजन हुए, जिसमें 6,950 छात्र लाभार्थी हुए। ITP प्रोग्राम है, इसमें 7 प्रोग्राम हुए, 203 लाभार्थी हुए। MDP प्रोग्राम में 34 प्रोग्राम आयोजित हुए, 1462 लाभार्थी हुए। TOT में 59 प्रोग्राम हुए और 1472 लाभार्थी शामिल हुए। अब फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में 2 आयोजन हुए, जिसमें 51 लाभार्थी शामिल हुए। IIBF जो होता है, बैंक फैसिलिटेटर जो होते हैं ना, ट्रेनिंग ऑफ प्रोग्राम बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट या बैंकिंग फैसिलिटेटर। हम आपको बता दें, आजकल बैंकों में जो एक व्यक्ति है जिसको ID मिल जाती है यहाँ से कोर्स करने के बाद, तो बैंक से रिलेटेड सारे एक्सरसाइज दरवाजे के पास वो ही कर देते हैं, उनको कहते हैं बैंकिंग फैसिलिटेटर। तो बैंकिंग फैसिलिटेटर का प्रोग्राम अथवा बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का प्रोग्राम करवाया गया 258 बार, जिसमें 9,038 लोग लाभार्थी हुए। इस प्रकार निस्बट के द्वारा 5,601 आयोजन आयोजित करवाए गए, जिसमें 2,08,859 लोग लाभार्थी लाभ प्राप्त हुए।
सबसे विशेष पॉइंट ये है, निस्बत में तो हम पहले डिस्कशन कर चुके थे, एक नया शब्द आपके समक्ष है जिसको मैं प्रकाश डालना चाहूँगा, ITP, इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ये बिंदु ये। तो इस पे देखो 7 इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए थे, आपको मालूम होगा, जिसमें 203 पार्टिसिपेंट आए थे। तो उसमें ये देखिए फ़ोटो, तो इसमें विदेश से सब, मोस्टली सब कहाँ से, अफ्रीका कंट्रीज से आए हैं। उनके लिए हम लोग विकसित लोग हैं। वो लोग इंडिया रिटर्न लिखते हैं, जैसे हमारे यहाँ USA रिटर्न लिखते हैं डॉक्टर लोग। ये डिफेंस में देखो DGR है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिसेटलमेंट, DGR, उनके द्वारा निस्बत नोएडा में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम कराए गए वो क्या। इनके अलावा जो फोटो दिख रहा था उसके अलावा देखो, जैसे DGT के TOT प्रोग्राम, DGT के द्वारा TOT प्रोग्राम, NSDC के द्वारा भी TOT प्रोग्राम, और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जो लाभार्थी हैं उनके डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में उनके प्रोग्राम, उत्तराखंड का है ये एक्चुअली, और एडवांस मैनेजमेंट के प्रोग्राम। ये आप जानते हैं संकल्प और निस्बत का जब वास्ता आता है तो ST SC OBC वंचित वर्ग इनके छात्राओं को प्रशिक्षण देने का प्रोग्राम संकल्प स्कीम से हुआ था। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग स्कीम जो स्ट्राइप के द्वारा TOT प्रोग्राम होता है, वो जो DGT TOT लिखा है वो स्ट्राइप स्कीम के अंतर्गत था। अब PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत निस्बत से 4208 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। PM जनमन प्रोजेक्ट में आप धरती देखिएगा, ये लिखा है पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है, अर्थात विशेष पिछड़ी जनजाति, विशेष पिछड़ी ग्रामीण आदिवासी जनजाति जो हैं उनको ऐसे ग्रुप के अंतर्गत कुछ प्रोजेक्ट के माध्यम से जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा था, ठीक है, तो उस मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा 37,642 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया उद्यमिता से संबंधित। ये फोटो में आप देख लीजिए, PVTG वनधन विकास योजना, ये लाभार्थी हैं जिनको वनधन विकास योजना का लाभ दिया गया निस्बत से। आते हैं हम फेयर प्राइस शॉप, आप पढ़ चुके हैं इसको। DGT के द्वारा जो स्पॉन्सर्ड किए गए थे TOT और TOA के प्रोग्राम के अलावा EAP जो प्रोग्राम है, एंटरप्रेन्योरशिप का अवेयरनेस का जो प्रोग्राम है, वो निस्बत के द्वारा जो संचालित किए गए थे ITI के बच्चों को, ठीक है, वो स्ट्राइप स्कीम के अंतर्गत स्ट्राइप की फंडिंग से किए गए थे, वो भी निस्बत में उनकी ट्रेनिंग हुई थी। आप और रैंप प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं, ये सब प्रोजेक्ट के बारे में हमने सेपरेट वीडियो लिया था, लेकिन ये चूँकि हम पढ़ रहे हैं क्या, किस पे डिस्कशन कर रहे हैं, एनुअल रिपोर्ट पे, इसलिए आप इनको अवश्य देखिएगा कि हम थोड़ा थोड़ा रिपीट, माइनर मतलब पॉइंट टू पॉइंट रिपीट कर रहे हैं, बाकी डिटेल में आप पुरानी वीडियो में देख लीजिएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ मिलकर के जो भी ट्रेनिंग सपोर्ट दिया गया उसमें CSR का पैसा यूज करते हुए 10,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया निस्बत के द्वारा। ठीक है, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में हिमाचल प्रदेश के साथ में प्रोग्राम को लॉन्च करवाते हुए उनको लाभ दिया गया। अब जो भी प्रोग्राम निस्बत के द्वारा संचालित किए गए, मूलतः वो सभी प्रोग्राम IIE गुवाहाटी के द्वारा भी किए गए। बस फ़र्क ये है कि ये जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन के जितने स्टेट हैं उनमें इनको इम्प्लीमेंट कराना बहुत महत्वपूर्ण रहा, उनका रोल रहा। तो निस्बत जो नोएडा के तर्ज पे, ये भी एक स्वतंत्र निकाय है सोसाइटी के रूप में, लेकिन यह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से गुवाहाटी में। इसके पार्टनर कौन कौन है ध्यान दीजिएगा, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ आसाम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ये इनकी गवर्नमेंट का डायरेक्ट इसमें पार्टनरशिप है। और एक है सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक, ये स्टेक होल्डर्स। इनकी भी समरी बेस पे आप देखेंगे तो EAP के प्रोग्राम में 14 प्रोग्राम हुए, जिसमें से 33,989 लाभान्वित हुए गुवाहाटी के, मतलब जो IIE के द्वारा संचालित प्रोग्राम में। EDP के प्रोग्राम 496 हुए, जिसमें 11,746 लोग लाभार्थी हुए।
ईएसडीपी के 303 प्रोग्राम है जिसमें 7,835 लोग लाभार्थी हुए। एसडीपी के प्रोग्राम 1,968 हुए जिसमें 52,723 लोग लाभ प्राप्त किए। टीओटी के प्रोग्राम 10 हुए थे जिसमें 278 लोग लाभ प्राप्त किए। एफडीपी के प्रोग्राम 35 हुए जिसमें 722 लोग लाभ प्राप्त किए। देखिए 1.5 घंटा कंप्लीट हो गया और अभी हम चौथे चैप्टर में चल रहे हैं। और 122 प्रोग्राम हुए जिसमें 4,000 किसके प्रोग्राम, ये कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम। कैपेसिटी बिल्डिंग का शब्द जब भी आएगा तो आप जान लेना कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के अंतर्गत होते हैं प्रोग्राम, जैसे मिशन कर्मयोगी की तरह। तो इन्हीं के द्वारा एक प्रोग्राम था जिसको कहते हैं टीएनए का प्रोग्राम हुआ था, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट हुआ था। और फिर लोगों को 15-15 दिन के लिए भेजे गए थे इंडिया के टॉप लेवल पे। 15 दिन के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था उसमें भेजे गए थे रिफ्रेशर कोर्स के रूप में। तो उसके 22 प्रोग्राम हुए थे, 4,290 लोग यहाँ से लाभान्वित हुए प्रशिक्षण लेकर के। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रूप में एक सेक्टर का था इन्वॉल्वमेंट जिसमें 16 लोग लाभार्थी हुए। तो कुल मिला के 1,11,499 लोगों को लाभ प्राप्त हुआ प्रशिक्षण का और 3,349 ट्रेनिंग संपन्न हुए। कहाँ से, IIE गुवाहाटी। कब की बात है, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, देखो ये कब की बात है, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की, इसलिए एनुअल रिपोर्ट हमारा पढ़ना महत्वपूर्ण है। अब इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वन धन प्रोजेक्ट, यदि हम एक प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करेंगे तो बहुत टाइम होगा, मैं शॉर्ट में चल रहा हूँ। प्रधानमंत्री वन धन योजना निस्बत नोएडा की तरह IIE गुवाहाटी के द्वारा भी चलाया जाता है। ये ट्राइबल अफेयर्स के जो ट्राइफेड है उसके द्वारा एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है जिसमें छोटे छोटे उत्पाद जो उत्पन्न होते हैं वन से, ठीक है, उनके लिए एक वन धन विकास केंद्र खोला गया। लगभग ऐसे जहाँ जहाँ विकास केंद्र खोले गए, वन धन विकास केंद्र, वहाँ पर उन प्रोडक्ट को खरीदा जाता है और ट्राइफेड इसमें मुख्य रोल अदा करता है। लेकिन वन धन विकास केंद्र को खोलने का योजना और उसको मॉनिटरिंग करने का पूरा प्रोग्राम होता है IIE गुवाहाटी के अंतर्गत, ठीक है। प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन के अंतर्गत है प्रधानमंत्री वन धन योजना। एक बात मैं बताऊंगा, इसको कंठस्थ रट लो, प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन के द्वारा प्रधानमंत्री वन धन योजना लागू किया गया। इसी प्रकार धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री वन धन केंद्र खोले गए हैं, ठीक है। तो 2019 की ये योजना धीरे धीरे प्रोग्रेस लाइन पे आई है। तो 2019 में पहले फेज में 50 वन धन विकास केंद्र स्वीकृत किए गए। फिर 2020 में देखा जाए तो 78, 2021 में 174, 2023 में 169, टोटल 471 वन धन विकास केंद्र खोले गए IIE गुवाहाटी के सपोर्ट से। स्मॉल प्रोडक्ट को लेने के लिए ये देखिए आपके समक्ष ये फोटो में भी दिख रहा है, ये पैकेट और थैले में बंधे हुए हैं यहाँ वन धन विकास केंद्र में। एक छोटा सा उदाहरण आप देख लीजिएगा। वन धन विकास केंद्र जो आसाम में है उनके द्वारा एक ब्रांड नेम जारी किया गया प्रोडक्ट का, और उस प्रोडक्ट का ब्रांड नेम क्या निकल के आता है, त्रिशाम, ठीक है। इसमें 150 प्रोडक्ट होते हैं, वो उन 150 प्रोडक्ट को देखना हो तो आप त्रिशाम में जाइएगा, और त्रिशाम मतलब वन धन विकास केंद्र से त्रिशाम के अंतर्गत ही आएंगे। एक और ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा एक और स्कीम है जिसमें क्या है, फिर वही PVTG जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं उनके 75 गांव को चुना जाएगा। पहले तो जो था स्कीम वो प्रधानमंत्री, मैं इसको रिपीट ले आया आपको समझने के लिए, प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन धन विकास योजना लाई गई और जन धन विकास केंद्र खोले गए छोटे छोटे प्रोडक्ट के लिए। तो ये इस योजना के अंतर्गत थी, ठीक है। अभी इसी के समतुल्य सफलता पे एक और स्कीम आती है
जो प्रधानमंत्री जन मन स्कीम है। तो ये प्रधानमंत्री जन मन स्कीम का मतलब है कि ये गांव को गांव पूरा उठाना जाना। तो इसमें 22,000 गाँव को, 200 जिला के 22,000 गाँव को शामिल किया गया, जिसमें देखिएगा कि कुछ एक ऐसे हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, इनसे संबंधित पूरे ड्रेस्टिकल प्रोग्राम को रन कराया जाना है। वो है पीएम जनमन स्कीम। इज दैट क्लियर? तो इसके अंतर्गत भी, पीएम जनमन स्कीम के अंतर्गत भी 30 विकास केंद्र, वन धन विकास केंद्र खोले गए आईआईई के सपोर्ट से। ठीक है, ये वन धन विकास केंद्र है एसडीपी ऑन मशरूम कल्टीवेशन ऑफ बोकाफा वन धन विकास केंद्र। तो जो मशरूम की खेती हुई है उसके प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए वन धन विकास केंद्र में सब ये संगठित हुए हैं। तो ये त्रिपुरा का है, फोटो देख लीजिए, गूगल लोकेशन के साथ फोटो डाला गया है, ये त्रिपुरा का है ये। और स्कीम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के अंतर्गत आईआईई गुवाहाटी से 45,427 कैंडिडेटों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें 32,952 लोगों ने परीक्षा भी पास किया, परीक्षा लिया गया था। तो ये भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए भी प्रोग्राम यहाँ से करवाए जाते हैं। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, याद रखना, एस्वैप का जो प्रोग्राम है गांव के बच्चों को, तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में है जो नॉर्थ ईस्ट एरिया के स्टेट्स में होने वाले प्रोग्राम के लिए। इसमें 5,100 लाभार्थी हुए थे, जो पूर्वोत्तर के जितने राज्य थे और वेस्ट बंगाल, उन सब में आईआईई गुवाहाटी के द्वारा स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। स्टार्टअप इंडिया के समतुल्य, लेकिन गांव में भी उद्यमिता का विकास हो। एक बात और आपको बता देना चाहता हूं कि चूंकि आईआईई गुवाहाटी की बात आए या निस्बत नोएडा की बात आए, वो भले एमएसडी के अंतर्गत आ गए हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे वो एमएसएमई के प्रोग्राम को रन कराते हैं। ठीक है, क्योंकि वहीं से मदर कंपनी, मदर मिनिस्ट्री इन दोनों इंस्टीट्यूशन की एमएसएमई है। तो डेवलपमेंट कमिश्नर, हमेशा कमिश्नर का नाम आता है, ध्यान रखिएगा। उसका कारण है क्योंकि अप्रेंटिसशिप एक्ट को रन कराना और इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी एमएसडी के अंतर्गत इन्हीं की रहती है। और ये जो है लघु उद्योग निगम के रूप में भी ये उसको मॉनिटरिंग करते हैं। इसके अलावा एक मैं शॉर्ट में बताता जाऊँगा, स्फूर्ति स्कीम, इसको भी मॉनिटरिंग करना, संचालित कराने का काम है आईआईई गुवाहाटी के द्वारा। ठीक है, तो 2024-25 में 4 क्लस्टर टोटल इनके प्रोग्राम हुए, जिसमें 2200 लाभार्थी, 2200 आर्टिसन, जो खासकर महिला, किसान, एसटी, एससी, ओबीसी कम्युनिटी के थे, उनको लाभ प्राप्त हुआ। उसके अलावा केयर गिविंग प्रोजेक्ट भी थे, जैसे नर्सिंग के लोग जो रहती है ना, वो केयर गिविंग करते हैं, तो उनके भी 32 बैच पिछले साल रन हुए, पिछले वित्तीय वर्ष में 815 लोग भाग लिए। ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग कंडक्ट कराने के अलावा भी आईआईई गुवाहाटी के कुछ इम्पोर्टेंट रोल हैं, कि जैसे इनके द्वारा क्या है, 30 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के सेंटर मैनेज किए जाते हैं और इस्टेब्लिश भी किए गए हैं, और 4 इंक्यूबेशन सेंटर भी इस्टेब्लिश किए गए थे, और जिसके अंतर्गत हर स्टार्टअप को जो ग्रामीण लेवल का 5 लाख तक का ग्रांट दिलवाना, टोटल 50 स्टार्टअप को ग्रांट दिलवाने का काम इनके द्वारा किया गया, और 777 बिजनेस प्लान भी तैयार किए गए। ये फोटो में देखते ही आपको क्लियर हो जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, अब आते हैं राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना। तो राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना तो मूल रूप से देखा जाए तो ये परियोजना हमारे एमएसडीई के अंतर्गत ही लॉन्च हुआ है। इसमें कोई और पार्टी नहीं है, बस इसमें फ़र्क ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग माने शहरी और ग्राम, जो कहना चाहिए आवासीय और शहरी मामले, यानी आवासीय और शहर मामले के जो मंत्रालय है, अर्थात MOHUA, उनके द्वारा जो प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम आई थी, उसके जो बेनिफिशियर थे, उनको EAP और EDP प्रोग्राम के अंतर्गत
उनको उद्यमी बनाने के लिए राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना MSDE के अंतर्गत लॉन्च किया गया। इज दैट क्लियर? और ये 22 वीक का टोटल ये प्रोग्राम, जिसमें 25, ये नहीं, ये महत्वपूर्ण देखिए कि 1,25,000 बेनिफिशियर्स को 21 वीक के मेंटरिंग हैंड होल्डिंग सपोर्ट के रूप में ये प्रोग्राम दिया गया। ये एक स्पेशल प्रोजेक्ट के रूप में भी है, पूरी पैन इंडिया में नहीं है। निस्बत के द्वारा सिर्फ महाराष्ट्र में ये प्रोग्राम को अभी एक्सरसाइज किया गया था, और IIE गुवाहाटी के द्वारा ये उद्यम मित्र केंद्र के रूप में जो बोर्ड है उनमें साथ में सपोर्ट लेते हुए, जैसे काचार, ईस्ट खासी हिल्स, खासी, जयंती, गारो, ये हिल्स है वहाँ के, इसमें से एक ईस्ट खासी हिल्स है, वहाँ पर ये प्रोग्राम को लॉन्च, ये फोटो में देख सकते हो, खासी हिल्स की ये बैनर लिए IIE गुवाहाटी से ट्रेनिंग लेते हुए। इसके अलावा जो संकल्प स्कीम है उसके अंतर्गत लाइवलीहुड मिशन के लिए क्या प्रोग्राम IIE के द्वारा, तो इसमें देखिए 400 प्रोग्राम करवाए गए, ESDTP के प्रोग्राम करवाए गए, जिसमें 10,000 लाभार्थियों को इसमें मतलब प्रशिक्षण दिया गया। और प्रधानमंत्री वन धन योजना और स्फूर्ति के जो क्लस्टर योजना है उनके बेनिफिशियरी जो थे उनको भी इसमें प्रशिक्षण दिया गया उद्यमिता से संबंधित। जब भी ये स्ट्राइव स्कीम के अंतर्गत आएगी तो आप तुरंत जान लेना कि ITI के बच्चों को या NSTI के बच्चों को जो ट्रेनिंग मिलेगी उद्यमिता से संबंधित नॉर्थ ईस्ट रीजन में, वो स्ट्राइव स्कीम से। और जब कोई क्लस्टर के किसी कैंडिडेट को प्रशिक्षण मिलेगी तो आप समझ लेना वो संकल्प स्कीम से। तो स्ट्राइव स्कीम में आप देखेंगे तो 107 ITI NSTI इन सबको मिला के, अर्थात 2 NSTI थे, 2 NSTI और 83 ITI थे। तो NSTI तूरा तो निश्चित होगा, 2 ही तो NSTI हैं टोटल नॉर्थ ईस्ट में, एक NSTI तो तूरा है और एक का मुझे ध्यान नहीं आ रहा, अब भी डिस्कशन लिए थे। तो टोटल 83 ITI हैं। इनसे मतलब EAP के प्रोग्राम में 11,000 छात्रों को लाभ मिला प्रशिक्षण का, और EDP के प्रोग्राम 8,332 छात्रों को प्रशिक्षण का प्रोग्राम का लाभ मिला IIE गुवाहाटी के द्वारा। अब आते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि MSME के द्वारा एक स्कीम चलाई जाती है, एस्पायर स्कीम, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। तो जो स्कीम है, ठीक है, उसको स्कीम को रन कराने के लिए लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर खोले गए हैं। तो उन लाइवलीहुड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम इंक्यूबेशन सेंटर के अलावा भी IIE गुवाहाटी के द्वारा जो जिन भी संस्थाओं से ये एस्पायर स्कीम के लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा उन संस्थाओं को मेंटर इंस्टीट्यूशन कहा जाएगा। तो उनके यहाँ से भी मास्टर ट्रेनर IIE गुवाहाटी में प्रशिक्षण प्राप्त किए। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से आए? एस्पायर स्कीम जहाँ जहाँ इंडिया में रन हो रही है, तो उस एस्पायर स्कीम के जो मास्टर ट्रेनर्स, अर्थात एस्पायर स्कीम को सिखाने वाले जो भी इंस्टीट्यूशन थे, मेंटर इंस्टीट्यूट्स, उनके जो मास्टर ट्रेनर्स थे उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम IIE गुवाहाटी के द्वारा संचालित हुआ। इसके अलावा सेक्टर में देखो कैपेसिटी बिल्डिंग का जो प्रोग्राम हुआ वो समर्थ स्कीम के अंतर्गत टेक्सटाइल सेक्टर में हुआ। ठीक है, हाँ, अब मज़ेदार बात आप समझिएगा कि जो मोस्टली जब भी आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हिस्से में जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम पे जाएंगे ESDP या EAP के ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो आप यहाँ पाएंगे कि वहाँ माइक्रो प्रोडक्ट जो लॉन्च होते हैं ना फॉरेस्ट में, वो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो इसमें देखो डेवलपमेंट कमिश्नर जो MSME के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जो नोटिफाइड कर रहे हैं वो कि कौन कौन से प्रोडक्ट किस किस स्टेट में किस किस क्षेत्र में से लॉन्च मतलब प्रोडक्ट बेस पे क्लस्टर डेवलप किए जा सकते हैं, उसके लिए IIE गुवाहाटी का सपोर्ट होता है। जैसे देखो कि सुपारी जो खाते हैं, पान खाई के पान बनारस वाला, तो सुपारी के लिए
ये कैसिव नट प्रोसेसिंग क्लस्टर का विकास होता है। ये गारो, जैसे अभी खासी जयंती गारो हिल्स है ना, बताया था, तो ये मेघालय में गारो हिल्स के पास। फिर ओखरी कारपेट मार्केट क्लस्टर एक नया सिक्किम में। फिर बख्तवांग वुड कारपेंट्री क्लस्टर जो है मिजोरम में। फिर कोकोपाथर बम्बू, इनसे जो बांस उद्योग से संबंधित क्लस्टर है, तो वो 1 2 3 4 5 6 आपके सामने, ध्यान रखिएगा। वुड कारपेंट्री, इनको आईआईई गुवाहाटी के साथ मिल करके किसने डेवलप करते हैं? एमएसएमई, एमएसडी नहीं समझना, एमएसएमई के द्वारा इन क्लस्टर को डेवलप किया जा रहा है। इंक्यूबेशन भी दिया जा रहा है, सपोर्ट हैंड होल्ड सपोर्ट के लिए। ये था। अभी हमने कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन देखा? अभी 2 घंटा होने जा रहा है अभी इंस्टीट्यूशन में ही हम लोग। तो डीजीटी हमने देखा एनसीवेट हमने देखा, निस्बर्ड हमने देखा, आईआईई गुवाहाटी। अब हम आते हैं सीएसटीआरआई कोलकाता। तो सीएसटीआरआई कोलकाता को आप ध्यान रखिएगा कि ये तो 1968 में बना हुआ था, और ये फेडरल रिपब्लिक और जर्मनी के साथ था। और 2015 से ये डीजीटी के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के रूप में रन करते हैं सीएसटीआरआई कोलकाता। अब इसका पूरा डिटेलिंग हम पहले भी वेब वर्जन में जाके देख चुके थे। बस आप ये याद रखना कि इनके द्वारा सलेबस और कोर्स कंटेंट डेवलप किए जाते हैं, सीटीएस के, एटीएस के, सीआईटीएस के, फ्लेक्सी एमओयू के, और डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के, एडवांस डिप्लोमा कोर्स के, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स के, इन सब के कोर्स इनके द्वारा रन कराए जाते, मतलब कंटेंट डेवलप किए जाते हैं। तो इनके द्वारा जारी सूची के अनुसार देखना कि जो सीएसटीआरआई कोलकाता में सीटीएस के कोर्स के 166 ट्रेड है, एटीएस के 266 ट्रेड है, और सीआईटीएस के 55 ट्रेड है, फ्लेक्सी एमओयू के अंतर्गत 27 ट्रेड है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स के अंतर्गत 14 ट्रेड है, एडवांस डिप्लोमा के 4 ट्रेड हैं, और कोर्स अंडर आरपीएल के 2 हैं। आरपीएल के 2 कोर्स कौन कौन है अभी आपको सामने दिख जाएगा। 534 टोटल ट्रेड हैं कि ये करिकुलम और कंटेंट को इन्होंने क्या किया? डेवलप किया है। इज दैट क्लियर? तो वो कौन कौन से हैं जो आरपीएल के अंतर्गत है? तो आप देखना है ना कि रूफ टॉप सोलर, ये जो है ना रूफ टॉप सोलर पीवी, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के द्वारा ये 2 कोर्स को कंटेंट क्या किया गया है? ये आरपीएल के अंतर्गत इनके द्वारा डिजाइन किया गया, और इनका प्रकाशन निमी से भी हुआ है। ठीक है, हम इनका कंप्लीट पैक पूरा बनाए हैं, पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके थे। हम इसमें ये देखेंगे कि महत्वपूर्ण क्या चीज़ हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू एज कोर्स बाय सीएसटीआरआई ड्यूरिंग 24, ये महत्वपूर्ण है कि 2024 में सीएसटीआरआई कोलकाता के द्वारा कौन से कोर्स महत्वपूर्ण रूप से क्या किए गए? डेवलप किए गए। तो इसमें आ जाएगा 1 ईयर के कोर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम असिस्टेंट, कोपा की तरह 1 साल का कोर्स है, 3.5 लेवल है, और 10वीं पास अनिवार्य है। फिर साइबर सिक्योरिटी टेक्नीशियन का 1 वर्ष का कोर्स, सेमी कंडक्टर टेक्नीशियन का 1 वर्ष का कोर्स, लेकिन ये 4.5 NSQF लेवल है। मतलब निश्चित ये ITI उत्तीर्ण वाले बच्चों के, 12th देख लो, 12th उत्तीर्ण बच्चों के लिए 4.5 का। इंडस्ट्रियल IoT टेक्नीशियन है, ये 10वीं पास मांगता है, 2 वर्ष का कोर्स है। और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन टेक्नीशियन, ये 1 वर्ष का कोर्स है, 3.5 NSQF लेवल है, और 10वीं पास मान्य है। अर्थात सीएसटीआरआई कोलकाता के द्वारा 2024 में ये 5 ट्रेड डेवलप किए गए, किसके? न्यू एज के। कोर्स कंटेंट डेवलपमेंट के अलावा भी सीएसटीआरआई में ट्रेनिंग दिया जाता है सेंट्रल के स्टाफ के मेंबर्स को, जैसे मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग होती है। तो कौन कौन सी ट्रेनिंग होती है? तो टीओटी के प्रोग्राम होते हैं, टोटल 11 कोर्सेस होते हैं टीओटी के, जिसमें 395 सहभागी। ये 2024-25 का डाटा है, मैं सिर्फ इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। ये अंदर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की जो ट्रेनिंग हुई है उसकी फ़ोटो आपके सामने।
जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की जो टीओटी की प्रोग्राम हुई थी वो स्ट्राइव स्कीम के अंतर्गत हुई थी। सीएसटीआरआई कोलकाता के बाद हम आते हैं जन शिक्षण संस्थान, उन पे चर्चा कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्टरेट ऑफ जन शिक्षण संस्थान ये है, इसमें 13 मेंबर्स के साथ में, ठीक है। और 13 मेंबर किसके थे? एडल्ट एजुकेशन के थे, ठीक। और जन शिक्षण संस्थान के भी मेंबर थे। उन सबको किस में मर्ज कर दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में जुलाई 2018 से। और पहले जब आए थे तब उसका नाम श्रमिक विद्यापीठ था। 2020 में इसका नाम जन शिक्षण संस्थान किया गया था, ठीक है। ये 100% गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड एनजीओ इंस्टीट्यूशंस है। इसका डिटेल तो आपको सिद्ध पोर्टल में मिल जाएगा। सिद्ध पोर्टल में इसके लगभग सभी मतलब जो और डिपार्टमेंट आए हैं उसमें जन शिक्षण संस्थान की भी डाटाबेस आ चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का पूरा डाटा इसी में है, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में जो पीएम यानी सिद्ध पोर्टल पे दर्ज डाटा के अनुसार, ठीक है, 4,07,400 लोगों का पंजीयन हुआ है। 2,19,000 लोग प्रशिक्षित हुए हैं और इस प्रकार से 21,785 बैच हैं। तो 21,785 बैच का डाटा 14 जनवरी 2025 तक सिद्ध पोर्टल में तैयार करवाया गया था, ठीक है। आपके सामने ये डैशबोर्ड है जिसका इन्होंने पीडीएफ यूज किया है एनुअल रिपोर्ट में। अब कौन कौन से सेक्टर के कौन कौन से जॉब रोल हैं जिनको प्रशिक्षण दिया जाता है, देखिएगा आप। 250 घंटा, 260 घंटा। तो देखा जाए तो देखिए ये सेक्टर हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट एंड कारपेट सेक्टर है। इसमें क्या है? स्ट्रिंग बैंडिंग, फैशन ज्वेलरी का मोड़ने का काम। माइनिंग में असिस्टेंट अंडरग्राउंड माइन, सोलर पीवी प्रोजेक्ट हेल्पर के रूप में, ड्राइविंग असिस्टेंट, रिटेलर, कैशियर और पेंटिंग में हेल्प करने वाला, प्लास्टिक वेस्ट, इनके कोर्स कराए जाते हैं जन शिक्षण संस्थान से। और ये सब देखो इनके 270 घंटा 270 घंटा 200 घंटा, तो यानी ये मुश्किल से यानी मोटा मोटा आप लगाएंगे तो 100 घंटा एक महीने का प्रोग्राम होता है। आईटीआई में तो खैर होता है। तो जैसे 270 घंटा या 200 घंटा है तो ढाई से 2 माह से लेकर के 3 माह तक के कोर्स जन शिक्षण संस्थान से कराए जाते हैं। तो ये आपके समक्ष में स्क्रॉल किया हूँ। टोटल 13 ट्रेड हैं, सेक्टर हैं। टोटल 13 सेक्टर हैं जिनके जॉब रोल रन कराए जाते हैं। जैसे ऑटोमोटिव वाशर है, जिसको नहीं वो क्लीनर वाशर कहते हैं। बस में कोई बैठा है और वो बोलते ना कि ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर है, तो ये वही है कि क्लीनर के कोर्स भी वहाँ पे करवाए जाएंगे जन शिक्षण संस्थान से। जन शिक्षण संस्थान से मिलने वाला प्रमाण पत्र आप गौर करिएगा। एक बिटिया का ये प्रमाण पत्र है, जन शिक्षण संस्थान निदेशालय लिखा है, ऐसा प्रमाण पत्र मिलता है। उसका नाम लिखा रहेगा, डिटेलिंग लिखी रहेगी, जन शिक्षण संस्थान का ये लोगो लगा होगा, एनसीबेट से मान्यता प्राप्त। एक बात और महत्वपूर्ण है कि जो आईटीआई में कोर्स कराए जाते हैं आर्टिसन के, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स है ना, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, वो अब जन शिक्षण संस्थान में भी कन्वर्जेंस के अंतर्गत, मतलब उसको सहभागिता बनाते हुए जन शिक्षण संस्थान को में भी इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया जाता है। तो इसकी डाटा आप नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है कि 113 जन शिक्षण संस्थान में अब तक एनरोल्ड हुए हैं 27,579 आर्टिसन, ठीक है। जो 15 ट्रेड के, मतलब 18 ट्रेड होते हैं टोटल पीएम विश्वकर्मा योजना, उसमें 15 ट्रेड 23 राज्यों में 31 मार्च 2025 तक 19,961 लोगों को लाभ प्राप्त हुआ प्रशिक्षण के माध्यम से, जन शिक्षण संस्थान के माध्यम से, पीएम विश्वकर्मा स्कीम का। उसके अलावा जन शिक्षण संस्थान के जो प्रशिक्षित हैं उनके द्वारा बनाने वाले प्रोडक्ट को ई मार्केट अर्थात जेम पोर्टल के माध्यम से ई मार्केटिंग के लिए, ठीक है, ये
ये जेम पोर्टल का एक उद्यम कार्ट होता है। उद्यम कार्ट एमएसएमई का एक कार्ट है। तो उद्यम कार्ट में इन प्रोडक्ट की डिटेलिंग अपलोड होती है। फिर वो उद्यम कार्ट में जो भी, जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, उसमें आईडी बनी है, उसके माध्यम से आप प्रोडक्ट लेते हैं, वैसे एक उद्यम कार्ट भी गवर्नमेंट का, ध्यान रखिएगा। तो उद्यम कार्ट में भी प्रोडक्ट को खरीदे और बेचे जाते, मतलब अपलोड किए जाते हैं वेंडर के रूप में। तो इसीलिए प्रधानमंत्री वन धन विकास केंद्र जो है ना, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत, उसमें फंडिंग करके इसको इसको प्रमोट किया गया। ठीक है। और जनमन स्कीम के अंतर्गत भी वन धन विकास केंद्र जो खोले गए, उसका उसका सीधे सीधे संबंध उद्यम कार्ड पे है। उद्यम कार्ड पे उनके बनाए हुए प्रोडक्ट को तुरंत सीड करवा दिया जाना, ये भी स्कीम है। और इसके लिए निस्बत नोएडा और आईआईटी गुवाहाटी स्पेशली इनके लिए बनाए गए। एक महत्वपूर्ण विषय है, ध्यान रखना, 30 जन शिक्षण संस्थान को मॉडल जन शिक्षण संस्थान में संकल्प प्रोजेक्ट के अंतर्गत अपडेट कर दिया गया। आपने किसी न किसी स्कूल के टीचर से नाम सुना होगा, यदि वो ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी करते हैं तो एक चीज़ सुना होगा, उल्लास स्कीम। ठीक है। उल्लास स्कीम क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो ये जो उल्लास स्कीम है, ठीक है, इसके जो बेनिफिशियर्स हैं, उल्लास स्कीम के जो लाभार्थी हैं, वो उल्लास स्कीम के जो लाभार्थी हैं वो कहाँ दर्ज हों, किसके माध्यम से उन्होंने प्रशिक्षण लिया मान लो। तो फिर इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और एमएसडीई ने मिल करके इसमें सिद्ध पोर्टल में अपलोड कराने के लिए एक फोल्डर बना के जेएसएस के माध्यम से, यानी जन शिक्षण संस्थान में आप जाएंगे तो उल्लास स्कीम के कितने लाभार्थी हैं उसमें डिटेल आपको मिल जाएगा। उल्लास स्कीम का फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जीवन भर की ऐसी ज्ञान सीखना जिससे आप अपने जीविकोपार्जन के साधन को बढ़ा सको, सोसाइटी में सिखाया जाना, तो वो है उल्लास स्कीम। एक छोटी छोटी बात बताएं आपको, जैसे 10 महिलाएं बैठी हों और उनको एक साथ बोला जाए कि आप फ़ोन पे चलाना जानते हो क्या, तो उनको सिखा दिया जाए, तो वही उल्लास स्कीम के अंतर्गत उल्लास। ठीक है। और उन्होंने जो सीखेंगे उनका उनका पंजीयन हो जाए, आईडी जनरेट हो जाए, तो जन शिक्षण संस्थान के द्वारा उनको सर्टिफिकेशन का भी मिल जाएगा।